मौका मिला है। काफी काफी महीने हो गए। हम लोगों को साथ में हम लोगों ने कोई पॉडकास्ट किया नहीं। असल में शायद हम लोग इतनी ज्यादा बिजी हो गए हैं अभी। जैसे आपका भी अभी ये खत्म हो रहा था, सेशन खत्म हो रहा था, नया सेशन आ रहा था, मैट्रिक का एग्जामिनेशन। हम लोग कभी अभी जनगणना में फिर से दोबारा बिजी हो जाएंगे। तो काफी हेक्टिक शेड्यूल है। खैर फाइनली आज संडे को हम लोग मैनेज हो गया, कुछ वक्त मिल गया। तो आज शुरू करते हैं हम लोग अपना नया टॉपिक। जो जो रिसेंटली तो मैं काफी ज्यादा मतलब कि ये नहीं है, वो ज्यादा अवेयर नहीं रह पाया। जय भाई ने कहा कि मैं ज्यादा स्लो हो गया हूँ, तो ठीक है। नया अपडेट आपसे भी मिल जाएगा क्या क्या हो रहा है। नहीं, अभी मैंने देखा कि सभी जितने भी लोग हैं ना, कोई भी अपडेट में है ही नहीं। सबके सब काफी दूर से लेके कोई भी रीजन रहा होगा इसे हो रहा है बट। देखिए, दो तीन चीजें हुई हैं कराची। हम जो पहली बात कर रहे थे, एक तो रिलीजेस भी कम हुई है, प्लस प्राइस जो जिस तरह से हाइक हुआ है, प्राइस जिस तरह से कॉमिक्स में। और वो अब देखोगे तो जो हम लोगों ने जब वो 22-23 वाला जो पीरियड था, तो उसमें जो कॉमिक्स आ रही थी सब मोस्ट वांटेड थी। अब ऑलरेडी सारी मोस्ट वांटेड तो खत्म हो चुकी हैं। अब ये सेकंड थर्ड लीड वाली आ रही हैं, जो भी हैं, तो तिरंगा है या कोई भी है। तो इनका उतना चार्म था नहीं, जो पहले भी नहीं था और अभी भी उतना नहीं है। प्लस अब एक ही वर्जन को आप कितना ही लोगे। तो अभी आप देखोगे तो मतलब जो ऐसी मोस्ट वांटेड कॉमिक्स आ सकती थी वो ऐसा कोई है नहीं। तो और जो खास करके वो मनोज गुप्ता से थोड़ी सी सर से थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई हुई है, जो रिसेंटली उन्होंने कुछ करेक्टर एडिशन निकाले। तो उसमें वो जो क्वालिटी जो मेंटेन होने वाली बात थी वो नहीं हो पाई। जैसे कि उसका एक्स्ट्रा कंटेंट अगर देखा जाए तो नहीं, बिल्कुल नहीं था। यहाँ तक कि कवर तक गायब हो गए थे उसके। कुछ भी नहीं, बस उन्होंने बस कॉमिक्स को दो कोई लगाकर एक नया कवर बनाया और उसको गत्ते में दे दिया, हार्ड बाउंड में, बस तो वही था। तो उस वजह से भी एक चार्म जो करेक्टर एडिशन का था वो भी खत्म हो गया। बस अब उसका प्राइस तो कम हुआ नहीं है, लेकिन उसके कंटेंट बहुत ही कम हो गए। ना एक्स्ट्रा कुछ भी आपको एडिटोरियल है, ना कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि कवर्स भी नहीं है, तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है उसमें। तो और देखा जाए, और जो पेपर बैग्स की बात हो रही है, तो हम लोगों ने देखा कि सारे, मैंने पहले भी कहा कि मोस्ट वांटेड जो थे वो तो सारे रिलीज हो गए। तो अब है कि अब सेकंड थर्ड रॉ वाली जो कॉमिक्स आ रही हैं, जिससे शक्तिमान हुआ या कुछ हुआ, तो ये सब कॉमिक्स पहले से भी मार्केट में, ऑफ मार्केट में मतलब अवेलेबल थी व्हाट्सएप से, आप देख सकते हो। तो कुछ ऐसा खास था नहीं इनमें कि यार इसके लिए इतना कोई वेट करता या कुछ भी करता। अभी रिसेंटली उन्होंने एक सेट रिलीज किया है। मैंने कल या परसों उनका एक पोस्ट देखा, मनोज सर का। तो उसमें जो जर्नल है वो काफी अच्छी हैं। वो जर्नल तो मुझे लगता है कि वो अच्छी सेल होंगी। वो काफी आउट ऑफ मार्केट भी थी। कुछ सेल तो, कुछ कॉमिक्स उसमें ऐसी हैं जो मैंने कभी देखी ही नहीं है, उसमें पहली बार उसको दिख रही है, उसका कवर दिख रहा है। और जाहिर सी बात है कि उसमें ज्यादातर का वो कदम स्टूडियो का उसमें वर्क है, तो वो काफी क्लासिक है। शक्तिमान का करेक्टर एडिशन आया है, तो मुझे वो उसका आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने उससे पेपर स्पैक्स देखी नहीं है। और शायद जय के पास है, शायद पेपर बैग्स उसकी वही कॉमिक्स है या कोई और कॉमिक्स है, तो मुझे पता नहीं कि इसमें क्या है। शक्तिमान का मैंने ऐसे, मेरे पास है आरसी की जो पुरानी शक्तिमान की, कुछ तो आप ही से भी ली थी और कुछ मैंने ली थी। अब पता नहीं कितनी रिलीज हुई थी, कितनी है ये इतना याद नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ तो है, 8-9 कॉमिक्स तो हैं शक्तिमान की। अब आप बताइए। हाँ, इसमें ना वो वही बातें हैं कि जैसे पहली बात तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लीड तो खत्म हो चुके थे अपनी, जो नागराज रोड डोका परमाणु वगैरह। और उसके बाद में फिर जो सेकंड लीड शुरू करे तिरंगा ये सब कुछ, उसमें भी क्या था, कुछ बुक्स थे जो नहीं मिलते, इंक्लूडिंग जर्नल्स, तो उसका भी चार्म था। पर रिसेंटली जो कुछ सेट है ना, उसमें उन्होंने क्या करा कि जैसे 6 किताबों का सेट है या 8 कॉमिक्स का सेट है, तो उसमें से एक या दो तो ऐसी रखी जो वांटेड, और बाकी ऐसी रखी जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है या फिर पहले खुद ने ही रिप्रिंट कर रखी है। चलो वहां पे भी हम कहाँ जो बायर्स ने चूज करा कि उसमें चलो एक दो तो है, प्लस आपको स्टैंडी और प्रॉपर डिस्काउंट मिल जाता है, तो सेट लेना ही बेटर रहेगा, मेरा जो एक्सपीरियंस है। लेकिन अब जो रिसेंटली जो आप बता रहे हो, जो जनरल को छोड़कर परमाणु वगैरह के जो सेट निकाले वीडियो के, वो तो सारी की सारी अवेलेबल है। जैसे कि 7 8 है या 6, वो पूरी ही अवेलेबल है दूसरे और ओरिजिनल वाली। हाँ, ये अलग बात है कि आपको ग्लोसी वगैरह में चाहिए तो वो एक अलग। और अब आप कुछ भी कर लो, इस वक्त आरसी की हर किताब लेना किसी के लिए पॉसिबल नहीं, हर चीज नहीं ले सकती, उसको सिलेक्ट तो करना पड़ेगा, तो कहीं तो छूटेगा।
दूसरी बात क्या होता है कि जो 21, 22, 23 तक जो हमारा जो एक चार्म बना हुआ था ना, पेपर बैग्स की प्रॉपर जस्टिफाइड प्राइस देन डिस्काउंट्स थे, कलेक्टेड एडिशंस में बहुत सारे इंक्लूजन्स होते थे, नोवेल्टीज। और फिर हम कंपेयर भी करते थे कि संजय गुप्ता जी की नगाड़े ऐसी है, मनोज गुप्ता जी की नगाड़े ऐसी है, मनीष गुप्ता जी कभी कभार ले आते थे उनकी ऐसी है, तो वो अच्छा भी लगता था। अब वो सब खत्म हो चुका। अब तो बस यही है कि बस सीधा हार्ड बाउंड करके दे दिया और नो कंटेंट, और बहुत बहुत महंगा। और ये सारा इसलिए लग रहा है क्योंकि मनोज गुप्ता जी का जो रिसेंट है वो ब्लिंकिट वगैरह पे भी कुछ लोगों को मिल जाता है, हालांकि मेरी तो लोकेशन में तो फर्स्ट का भी नहीं मिलता। तो ये प्राइसेस जब वैसी हो गई है कि इजीली हर जगह अवेलेबल हो जाए, प्रॉपर आपको डिस्काउंट्स वगैरह मिल जाए। तो जब 200 वाले सेट्स आए थे तो मैंने और जय ने ऐसे सोचा था, आपने हालांकि इसको अच्छे से स्मार्टली डील करा, तो आपने उनको लिया सबको विद नोवेल्टीज। मैंने इसलिए इसको स्किप कर दिया था, मैंने कहा यार कभी सब्सक्राइब वगैरह मिलती, पर वो हुआ नहीं। अब जो आ रहा है ना बहुत ज्यादा हो गया है। वो देखो 56 पेज की किताबें 200 की हो गई, और कलेक्टेड एडिशन तो बहुत महंगे हैं। और प्लस है ना, ये जो रिसेंटली चीजें आई हैं वो वही है जो मार्केट में अवेलेबल है। शक्तिमान का कलेक्टेड एडिशन वो वही है जो आपको नहीं पता, पर ये मुझे पता, वो वही है जो मनोज गुप्ता जी ने पेपर बैग रिलीज करे हैं, वही उसमें है। अब शक्तिमान को जितना मैं जानता हूँ, मैंने देखा है 64 पेज की 4 या 5 किताबें आई। जैसे हमारे पास पहली काकोद्रा का कहर, फिर वो आ जाओ शक्तिमान, फिर अदृश्य मानव इनविजिबल गैंग, फिर एक और थी कष्टक क्या कुछ होती, ठीक है, आया कष्टक या जो भी हो। उनका फॉर्मेट पहले क्या था, शक्तिमान का एक सीरियल चल रहा था 90s, डायमंड कॉमिक्स ने पहले निकाला था। उसमें हमारे जगदीश कुमार जी, ललित कुमार शर्मा जी ने अपना हाथ आजमाया था, उस समय नए नए थे, आदिल खान जी, ये जब बिल्कुल नए नए नवोदित थे ना, बिल्कुल बच्चे, तो इन्होंने वहां से शुरुआत करी थी। तो आप अगर देखोगे तो ये धुरंधर वहां मिलेंगे आप, आदिल खान जी हैं, ललित कुमार शर्मा जी हैं। जब बहुत देर हो चुकी थी, 1998 का टाइम आ गया था जब राज कॉमिक्स बहुत राइस पे था, शक्तिवर्ष चल रहा था, 2-in-1 आ रहे थे, तनाशा कलयुग वगैरह, धीरज ओनाजी अपने पीक पे थे। उस समय शक्तिमान को स्विच कर लिया राज कॉमिक्स में। फिर से बनाओगे तो कोई खरीदेगा नहीं, इसलिए उन्होंने क्या करा था, वहां तक का जितना कवर हो गया टीवी सीरियल, उसको बिल्कुल समअप कर दिया था काकोद्रा का कैर। तो काकोद्रा का कैर तो कुछ भी नहीं थी, बस एक उसकी समरी थी, जिसमें जो हम जितना भी हमने कुछ देखा था, तो काकोद्र की मूर्ति वगैरह होती ना, वो करके बता, काकोद्र का चैप्टर एंड हो जाता उस वक्त के बाद कष्टक चल रहा था, तो हम लोगों को उसमें इंटरेस्ट, तो उन्होंने अदृश्य मानव इनविजिबल मैन में उन्होंने उसको कवर किया, जो हमारे बहुत ही पुराने एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, टीवी आर्टिस्ट थे, जिनको श्रद्धांजलि भी दी थी, वो अदृश्य मानव, वो उन्होंने प्रॉपर स्टोरी कवर करी थी 2 पार्ट। आ जाओ शक्तिमान के अंदर वही काकोद्र का कैर का सीक्वल टाइप समझ लो, जो उस चीजों को समेटना था, कि वो भी अच्छी कॉमिक्स थी। तो काकोद्रा का 64 पेजेस, आ जाओ शक्तिमान 64 पेजेस, अदृश्य मानव इनविजिबल, अच्छा एक आर्क था। इन 4 किताबों का कलेक्टेड एडिशन आना चाहिए, सस्ता या महंगा। और इनके साथ में एक्स्ट्रा पेजेस बहुत थे, पोस्टर्स मिलते थे ओरिजिनल कॉमिक्स। और जो एक्स्ट्रा पेजेस इतने ज्यादा थे, मैं क्या बताऊं आपको, कि ये मान के चलो 56 पेज की कॉमिक्स होती थी, बाकी के पेज में ऐड ही ऐड फिल होते थे, छोटी छोटी मगर मोटी बातें वगैरह। तो एक्स्ट्रा कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल था। मेरे को प्रॉब्लम आई उसके बाद, जो 5वीं किताब जो है ना, इनकी 5वीं 6ठी आप देख लेना, वो 64 पेज की आई, कष्टक से रिलेटेड। मान लो कट होता ना, जैसे कौन है शक्तिमान या कष्टक, इस तरह कुछ बातें थी। तो कष्टक उस वक्त टीवी सीरियल चल रहा था, तो हमें उसमें इंटरेस्ट था, तो उसको बहुत लंबा रबड़ की तरह खींचा। तो 64 पेज की 2-3 किताबों में वो स्टोरी खत्म हो जाती, पर राज कॉमिक्स आपको पता ही अनप्रिडिक्टेबल होती है। तो पहले उन्होंने कष्टक का कुछ निकाला, जहां तक मेरे को समझ में आया, या तो 64 पेज की एक ही किताब निकाली, या तो जब मैं अपना मुझे जितना याद आ रहा है एक किताब निकाली है, क्या थी वो भूल गया, कौन है शक्तिमान, ऐसा कुछ होगा। क्योंकि कष्टक के में ही एक बार गीता विश्वास को थोड़ा सा लगा था कि गंगाधर शक्तिमान हो सकता है, फिर उसकी मेमोरी इरेज करी थी। तो कष्टक वाला पार्ट था। अब उन्होंने क्या किया, इसके 32 पेज में स्विच कर गए, तो 32 स्विच कर गए। तो उन्होंने बहुत कुछ निकाला, कष्टक का कहर, कष्टक का अंत, कौन है, ऐसा आपको याद आएगा। कष्टक शायद 64 पेजेस, कौन है शक्तिमान, कष्टक का कहर, कष्टक का अंत, मुझे अच्छे से याद नहीं, वो टाइम हो गया, पर ऐसा कुछ था। तो 3-4 किताब में स्टोरी खत्म होता है, कष्टक खत्म, उसके बाद कुछ और आने वाला था, मान लो जोंक जोका और वो कुछ जो आते थे, डॉक्टर जेकाल वगैरह, तो 1-2 आई। अब उसमें ना गंदगी क्या हुई, पहले धीरज ओनाजी ड्रॉ कर रहे थे, बड़े सुंदर कवर मिलते थे, कवर के अंदर मुकेश खन्ना जी का फेस होता था। कष्टक तक चलाइए 5 किताबें 64 पेज। उसके बाद ही किताबों में धीरज ओनाजी ने पूरा कवर ड्रॉ करना शुरू कर, जैसे वो विराट वगैरह में गए, तो वो कष्टक के जो थे ना, और बाद में अंदर आर्ट और बेकार हो गया। मतलब आदिल खान जी जब नए थे, उन्होंने बनाना शुरू करा ऊपर धीरज ओनाजी कवर, और अंदर पेपर की क्वालिटी बेकार कर दी, कलर बेकार कर दी, डाउनग्रेड। एक होता ना 90s 99 में, आपको याद होगा, थोड़े सुंदर से कलर आते थे, ब्लेंड हुए विद इफेक्ट समझ पाते हो आप, चेक करना तो बहुत बेकार लगेंगे आपको बाद में। फिर बिगड़ गई, 1-2 किताबें और आई उसकी, हमारा प्यारा शक्तिमान वगैरह कुछ थी, वो आर्क खत्म हो गया। तो शक्तिमान का ना बहुत बिखरा बिखरा कंटेंट,
तो मेरे माइंड में जो आता ना, ये तो काकोद्रा का कह रहा राजा शक्तिमान एक होना चाहिए, जैसे ध्रुव की कुछ आई थी स्टेचू गेम और टाइप। फिर अदृश्य मानव इंडिविजुअल गैंग एक होना चाहिए। कस्टक का पूरा स्टोरी कवर कर लेना चाहिए था। 64 पेज, 32 पेज जो भी था, या 64 64 हो सकता मैं गलत हूँ, तो 64 64 फिर 32 उसको कवर करते, फिर बाकी को समेटते या पूरा बनाते। इन्होंने बहुत गलत कलेक्टर एडिशन बनाया है, अगर आप देखोगे। अभी इन्होंने क्या करा, रैंडमली किसी भी 4 5 किताब को ढूंढ के दे दी। आपको या तो 4 किताबें जोड़नी चाहिए, और 5वीं किताब पे आप जाओ मत, 5वीं में हो गए तो कष्टों को पूरा करो। शायद मुझे चेक करना पड़ेगा, उन्होंने कुछ गलती तो करी। उन्होंने शायद शुरू की 5 6 किताबें जोड़ दी जो गलत, या तो शुरू की 4 को ही पकड़ते, या फिर पूरे कष्टों को कवर कर लेते। तो वो ये शक्तिमान का जो मेरे को समझ में आया था पहले, वो ये। और अब जो कलेक्टर एडिशन है, बस बहुत ही डिस्पॉइंट। इवन आ जाओ शक्तिमान का तो मुझे कलर भी था ना, वो लाल रंग का शक्तिमान, और पीछे का बैकग्राउंड भी लाल रखा, जबकि वो हल्का सा ग्रीन या ब्लू होना चाहिए। तो जय ने इसको पॉइंट आउट किया। ये मेरे पॉइंट्स थे इस पे। नहीं, वो सही है। तो शक्तिमान मैंने शुरू में ली नहीं थी। मैंने बाद में भी करेक्टर, तो मैंने उसको फिर पढ़ी नहीं है। फ्रैंकली कहूँ तो मुझे शक्तिमान जब आता था उस टाइम टीवी पर, तो मुझे उससे ज्यादा कैप्टन व्योम अच्छा लगता था। कैप्टन व्योम भी उसी टाइम टीवी पे था, और उसकी क्वालिटी, मुझे प्रोडक्शन, उसका वैल्यू ज्यादा अच्छा लगता था मुझे, मतलब हॉलीवुड के करीब लगता था उस जमाने में। और शक्तिमान मुझे उस स्टैंडर्ड का लगा नहीं। प्लस मुझे लगता है कि उससे ज्यादा परफॉर्मेंस जो बहुत ओवर एक्टिंग थी, तो मुझे बहुत चुभती थी वो उस टाइम। तो मैं कोई बहुत डाई हार्ट फैन था नहीं, मतलब शक्तिमान का। लेकिन ये कि हाँ, मुझे जहाँ तक, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो वो बीच में ही बंद कर दिया गया था। उसमें काफी केसेस हुए थे, तो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया था। उसको भी काफी स्ट्रेच किया गया था, खींचा, मतलब कोई कहानी खत्म नहीं हो पा रही थी। तो जैसे डीडी के बहुत सारे शोज बंद हुए थे, तो शक्तिमान को भी बंद कर दिया गया था। कुछ केसेस का कुछ मैटर था, कुछ कोर्ट से ऑर्डर आया था कि बच्चे उससे काफी एक्सीडेंट हो रहा था, तो जो भी। तो उसकी वजह से ये कॉमिक्स पर मुझे लगा कि डायमंड में शायद आई थी शक्तिमान की कॉमिक्स, तो मैंने वो देखी थी। तो मुझे आर्ट उतना अप टू द मार्क नहीं लगा। कि आरसी ने निकालना शुरू किया, तो मैंने आरसी वाली कभी ली ही नहीं, झूठ नहीं कहूंगा, मैंने ली ही नहीं थी। और अभी जो कुछ एक बार मिल रही थी, तो कुछ आपसे मिली 2 3, और मैंने कुछ और भी, और काफी सस्ते रेट में मिल रही थी, तो मैंने विराट और शक्तिमान मैंने उसमें से ली थी। तो उसमें से कुछ कॉमिक्स जमा हुई। लेकिन आप ये जो वो बता रहे हो, ये आपने अच्छी डिटेलिंग दी है, मुझे इतना डीपली पता नहीं था इसके बारे में। लेकिन ये चीज सही है। मुझे लगता है कि शक्तिमान को या तो प्रॉपर उसका खत्म, मतलब कि जो आप करेक्टर एडिशन की बात कर रहे थे, ये प्रॉब्लम है आरसीएमजी में, ये प्रॉब्लम है। आपको याद होगा कि उन्होंने प्रचंडा या किसी की निकाली थी, तो उसमें, हाँ प्रचंडा ही थी, नहीं सॉरी, किसी तो उसी में भी शायद आपको याद होगा, तो उसी का जो पहला 10 बुक्स का था, बहुत ही गलत था। लास्ट ही बुक इनका हाँ, कंटिन्यू थी। और उसमें नहीं, प्रचंडा या किसी ने, प्रचंडा की नहीं, किसी और की थी, मैं हूँ खलनायक वाला कुछ था उसमें। तो उन्होंने एक पार्ट तो डाला, और एक पार्ट उसको डाला ही नहीं। तो वो बस अधूरा सा वो कलेक्टर एडिशन था। या तो पूरा डालना चाहिए था, या नहीं डालना चाहिए था। तो वो कुछ प्रॉब्लम है जो भी उसमें सेट करते हैं। और दूसरी बात की, प्राइस की जो बात हो रही थी, जो प्राइस हाइक हुआ है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि आप, मतलब नागराज जरूर तक के लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, पर सेकंड इसकी बाद वाली की जो है कॉमिक्स की, तो उसमें आपको सोचना पड़ेगा कि आप तिरंगा या मतलब इस टेस्ट डील के लिए इतनी कॉस्टली लेंगे कि नहीं। और आपने जो परमाणु की जो बात कही, तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ उस बात से कि वो सारी ओरिजिनल में अवेलेबल है। लेकिन एक बात और है इसमें कैलाश भाई, कि मैंने जो देखा है रिप्रिंट, वो ओरिजिनल से बेटर है। उसकी जो है, उसकी जो, पता नहीं क्या वो यूज कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि, लेकिन रिप्रिंट पहले भी आई है और रिप्रिंट अभी भी आ रही है। लेकिन काफी एक स्पार्क्स है, काफी अच्छा लगता है एकदम। वो करंटली कुछ उस पर कुछ काम किया गया है। तो वो अगर देखा जाए, तो मेरे पास परमाणु की पहली वाली भी ओरिजिनल भी कॉमिक्स है। लेकिन अभी की जो मैं कॉमिक्स देख रहा हूँ, जो रिप्रिंट है, वो काफी बेटर है। इसकी जो उसका ग्लो है पिक्चर का, या उसका में जो जितनी शाइनिंग। बिहेवियर की वजह से मेरे तो स्किप हो गया, अब देखूंगा नेक्स्ट टाइम मौका मिलेगा। हाँ, तो वो है। तो हो सकता है उन्होंने, अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा कि आरसीएसजी ने जो ध्रुव की जो निकाली थी 50 रुपए वाली जो कॉमिक्स, 10 कॉमिक्स निकाली थी, तो फ्लिपकार्ट पे काफी सस्ते में अवेलेबल थी वो। डिस्काउंटेड प्राइस पे, शायद शायद 300 में अवेलेबल थी, 300 समथिंग में कुछ। तो वो एक अच्छा था, 30 रुपए की पड़ेगी, एक 10 कॉमिक्स थी। तो वो एक अच्छा था, शायद वो स्टेपल में है वो, जो ध्रुव की उन्होंने निकाली थी। और नई रिलीज में जहाँ तक मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिमांड को देखते हुए कुछ असर तो पड़ा है।
काफी जितनी रिप्रिंट्स आ रही थी अभी तो ऐसी नहीं आ रही है। और अभी जो हालात चल रहे हैं मतलब वो वार सिचुएशन में, तो जाहिर सी बात है कि इसका भी असर पड़ेगा फ्यूल का और सब कुछ उसका। दिल्ली से काफी वर्कर जा चुके हैं, तो इस सब का असर भी पब्लिकेशन भी पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि पब्लिकेशन दिल्ली से अछूती रहेगी। तो उसकी वजह से भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिले होगा, लेकिन एक तरह से अच्छा भी है कि आप थोड़ा सा उस पर ब्रेक लें। और प्राइस तो मुझे लगता है कि अभी की जिस तरह से आप तो खैर बंगाल का चुनाव खत्म होने वाला है, तो आप मान के चलो कि आप जो है जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं तो उनके दाम काफी इंक्रीज करेंगे, तो इसका असर पड़ेगा और प्राइस और बढ़ेगी घटेगी नहीं, इतना तो आप मान लो कि जो भी नई प्रिंट होंगी वो और इंक्रीज करने वाली है, अब वो डिक्रीज नहीं करेंगी। और ये बात हम लोग आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि अब सब लेना मुमकिन नहीं है। अब आपको उसको प्रायोरिटी लेवल पर। अच्छा, कल मैंने देखा कि कल कुछ पोस्ट व्हाट्सएप पे मुझे ऐसा मैंने दिखाई कि एंड गेम जो ध्रुव वाली थी वो सिर्फ 80 रुपीज में ओरिजिनल और द मिंट कंडीशन। तो मतलब उसका एमआरपी जो था ओरिजिनल था वो शायद 250 था, वो 80 में था कल। और काफी प्राइस उसमें जो मैं कुछ और कॉमिक्स भी देखी थी उसमें 99 की या 90 की थी आसपास में। तो मुझे सबसे चौंकाने वाला लगा मतलब कि वही शेयर करना है पोस्ट वाली। हाँ एक्चुअली क्या हुआ मैं बताऊं आपको। ये जो कॉमिक्स का प्राइस हाइक वगैरह हुआ ना, नॉन अवेलेबिलिटी वगैरह, तो बहुत सारे लोगों ने उसको स्टॉक कर लिया जो मिली। अच्छा, हमारे जैसे लोग स्टॉक करते हैं ना, तो अपना वो क्या होता है कि जिनका कॉमिक्स से कोई कनेक्शन नहीं है ना, जिसका कॉमिक प्रेम नहीं है, वो उसको सिर्फ एक वस्तु के तो देखते हैं कि इसको बेचना है, वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बहुत बेकार है कॉमिक्स मार्केट अभी सब। अब उनको अपना पैसा निकालना है, तो आई थिंक ये इसी का रिजल्ट होगा मे बी। हम कई टाइटल देखते हैं जो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, वो उसका ये रिजल्ट रहता है। तो जिसको कॉमिक अच्छी लगती है ना, वो फिर भी उसको सस्ता महंगा ले सकता है या स्टॉक अप कर सकता है। पर जिसका इससे कनेक्शन नहीं है वो सोना चांदी खरीदो ना। सोना चांदी कितना महंगा होता है, सिर्फ कॉमिक्स में क्यों पड़ना है। रीजन तो मतलब रीजन जो भी हो, लेकिन इस प्राइस हाइक की वजह से नए कस्टमर जो है थोड़े से। और आसिया जी की तो आप समझिए कि वो रिफरेंस तो बहुत ही लाते नहीं है, वो तो नई बुक्स पे या साइज बड़े बिग साइज पे वर्क कर रहे हैं। काफी टाइम से कोई कलेक्टर एडिशन भी नहीं आया। मुझे लगता है कि शायद वो जो क्या भोकाल का जो कलेक्टर एडिशन था वो उनका लास्ट कलेक्टर एडिशन था, उसके बाद से कोई आया नहीं। उसके बाद जो भी ये वो आया फर्जी सा हो रहा था ना, कोई आई लव यू का डाइजेस्ट डोगा का कितना फर्जी बनाया था। किसका कौन सा। वो डाइजेस्ट नहीं बनाया था अपने, लास्ट जो दिया था डोगा का डाइजेस्ट। अरे अच्छा नॉर्मल अच्छा। साइज और ओल्ड स्टॉक से तो बनाया था। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, मैं एक वीडियो बनाना चाह रहा था पर मेरे को टाइम नहीं मिल पाया। पता है, जो डोगा के पहले जो ओरिजिनल डाइजेस्ट थे 100 रुपए वाले, तो डोगा 9 एक डाइजेस्ट था, उसमें वो सीरीज कवर हुई थी। अच्छा मात्र 100 रुपए उसकी प्राइस थी। वो चाहे अब तो चाहे 200 का मिलता होगा, वो मुझे नहीं पता। मात्र 100 रुपए प्राइस थी। सेम वही डाइजेस्ट इन्होंने निकाला, कितने का था, 700 600 रुपए का जो भी था। और वो जो 100 रुपए का डाइजेस्ट था, नाम था डोगा 9, उसमें फिर भी कवर थे। अच्छा। हाँ मतलब एक हाँ। बार सही है यार, थोड़ा सेंस। मैं ये बोलता हूँ मनोज गुप्ता जी या संजय गुप्ता जी ने एक बार ना कोई एक रीडर से कंसल्ट करना। एक रीडर को भले से 150 रुपए देते हैं, और एक हमारे हमारे से नहीं और हमसे धुरंधर बैठे हुए हैं, कोई एक अच्छा रीडर हो ना, उसको तो खाली एक आप एक कॉपी दे दो, वो उसमें खुश हो जाएगा। एटलीस्ट ये शक्तिमान का कलेक्टर एडिशन बनाओ, तिलिस्म देव का बनाओ आप, तो उसी का बनाओ। तो एक पुराने किसी आदमी से कंसल्ट कर लो। बहुत लोग हैं, काफी लोग हैं जो कॉमिक में देखता हूँ। कोई भी एक जो उनके ग्रुप में, संजय गुप्ता जी ग्रुप में कुछ होता है, कुछ उनके ग्रुप में, एक से कंसल्ट करो। थोड़ा वो बता देगा कि भाई इसमें 10 कॉमिक्स मत डालो यार, 8 ही डालो, या अच्छा 10 डाल रहे हो तो 12 कर दो। मतलब कैलाश भाई, ये मुझे सबसे कंफ्यूजन हो रही है। मेरे पास शायद है, मैंने देखा नहीं है। तौसी के का जो सेकंड आया है करेक्टर एडिशन, क्या उसमें कवर है या नहीं है। अरे तोसी का सेकंड मैंने देखा ही नहीं है, वो रिलीज हो गया क्या, मैंने नहीं देखा, मैंने लिया भी। अच्छा मेरे पास, मैं उसको है देखने। काफी सुंदर है, उसका कवर बहुत सुंदर है, स्टैंड भी बड़ा अच्छा है। अच्छा पर वही है ना, मैं बता रहा हूँ, आप देखना, मैंने देखा नहीं अंदर से, पर वही है कि तोसी जो 1 था उसमें 10 किताबें थी, और 10वीं मेरे को लगी नहीं। मतलब या तो उसको 8-9 करते कुछ स्टोरी। देखो तोसी का मैं रीडर नहीं रहा, कई हैं ऐसे आप जिस लोग हैं, आप जनरल के अच्छे रीडर हो, तो आप जिस लोगों से कंसल्ट कर लिया काफी एक एक वो नवनीत मिश्रा वो भेड़िया के प्रति पैशनेट है। एक दो ऐसे मिलेंगे जो डोगा के प्रति पैशनेट होंगे। हाँ। अलग अलग टाइप के रीडर होता है, तो किसी एक से ऐसे किसी पेज पे कंसल्ट ज्यादा रिवील मत करो कि वी आर प्लानिंग सम कलेक्टर एडिशन फ्रॉम दिस टू दिस। खाली लिस्ट शेयर करो तो ज्यादा नहीं, ना प्राइस शेयर करो, ना कंटेंट शेयर करो, ना कोई कवर शेयर करो, क्योंकि इन तीनों भाइयों का कंपटीशन भी था एक जमाने में। केवल इतना शेयर कर दो तो
तो बस इतना सा तो है कि बस इतना सा है कि बस वो एक लोग अपनी जनरल ओपिनियन देते हैं कि सर इसमें 12 से कर लो, 9 कर लो, तो शक्तिमान में मेरे से लोग उसमें इनपुट दे देते हैं, तो एक अच्छा कलेक्टर एडिशन बन जाता है। और कोई बात। तो टॉसी का पहला ऐसा है कि इसका पहला जो दो वॉल्यूम था डाइजेस्ट पहले रिलीज हो चुका था, टॉसी वन टॉसी टू दो। तो टॉसी टू में भी जो डाइजेस्ट आया था उसमें कोई भी कवर नहीं था। और टॉसी वन जो जो करेक्टर एडिशन आया था और जो डाइजेस्ट आया था वो टॉप क्लास का है, क्योंकि उसमें उसकी जो डाइजेस्ट है उसमें भी कवर उन्होंने लिया था और करेक्टर एडिशन में भी कवर लिया था। एक तरह से जो डाइजेस्ट है ना वो कलर करेक्टर एडिशन का कॉपी था, यानी उसमें मटेरियल भी था, वो एक्स्ट्रा कंटेंट भी था उसमें। लेकिन टू जो आया था, टू का कवर भी जो था ना, वो जो वो 11वीं कॉमिक्स जो है तौसी की, उसी को कवर को ले लिया गया था। और प्लस उसमें कोई भी कवर दिया नहीं गया था। तो मुझे उम्मीद थी कि करेक्टर एडिशन जो आएगा तो शायद उसमें कवर को इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन वो नहीं है शायद उसमें। तो उसकी सबसे बड़ी कमी यही है। और दूसरी की तौसी की जो खासियत थी ना, उसमें दो चीजें। ऋतुराज पहली बार कॉमिक्स के लिए काम कर रहे थे। ऋतुराज को नॉवेल लिखते थे और काफी पॉपुलर थे वो। तो वो पहली बार उन्होंने कॉमिक्स कैरेक्टर के लिए लिखा, तुलसी के लिए। और प्लस उसका जो आर्ट है ना वो कदम स्टूडियो ने बनाया। तुलसी की शुरू से लेकर लास्ट तक की जो कॉमिक्स थी वो कदम स्टूडियो ने ही बनाई तुलसी के लिए। तो वो दोनों अगर प्लस अगर आप देखोगे ना बाद में, आज से भी जब भी मुझे लगता है कि अगर आप इंडिया के इसमें बात करोगे आर्ट में, कॉमिक्स इंडियन कॉमिक्स आर्ट में, तो कदम स्टूडियो तुलसी स्टूडियो जो भी इसको कह सकते हैं, उसका काफी अच्छा मनोज का जो स्टैब्लिशमेंट है उनकी आर्ट के बिना नहीं होता। उनकी जितनी भी जनरल कॉमिक्स आप उठा लोगे ना, 80% का आर्ट उन्होंने ही बनाया होता था। और उनके पास इतना वर्क था। और अब ताजुब लगता है कि आज हम लोग के पास सारी फैसिलिटीज हैं, डिजिटल प्रिंटिंग है, एआई है, लेकिन उस स्पीड से काम नहीं हो रहा है जिस स्पीड से उस जमाने में हुआ करता था। जो हम लोग 90-80 का जो दौर हुआ करता था, 90 का खास तौर पर, आप एक एक महीने में 6-6 नई कॉमिक्स आती थी और सभी पे एक अच्छा आर्ट होता था। अलग अलग आर्टिस्ट काम करते थे, एक एक राइटर 2-3 कॉमिक्स पर काम करते थे। अब वो स्पीड नहीं है, ना कंटेंट वैसा है ना स्पीड वैसी है। प्राइस का तो आप हाल देख ही रहे हो, क्या ही प्राइस है। तो मुझे लग रहा है कि जब भी तौसी इसीलिए काफी पॉपुलर भी हुआ। तुलसी का सबसे पॉपुलर जो कैरेक्टर था वो तौसी ही था। उसके बाद जम्बू था या अंगारा था, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी जो जो सेटिंग हो रही थी वो तौसी थी। कुछ लोग जैसे नागराज से कंपेयर करते थे, लेकिन नागराज से कंपनी कहानी थी नहीं, सिवाय कि दोनों नाग मानव है और उसके अलावा कुछ खास कॉमन था नहीं। लेकिन ऋतुराज की राइटिंग अच्छी थी, उन्होंने पकड़ के रखा था शुरू से लास्ट तक जो भी था उसके इसको। तो एक अच्छी बात है कि आरसी ने उसको निकाला। लेकिन उसकी जो करेक्टर एडिशन मतलब अगर आरसी ने शायद कोशिश करके वो पूरी कंप्लीट कर दी, पूरी वो सीरीज ही, मतलब तौसी की कौन कौन सी बची नहीं, उन्होंने सारा प्रिंट कर दिया है। लेकिन अगर वो चाहते तो उसका करेक्टर एडिशन भी टाइम टू टाइम अच्छी कंटेंट में ला ला कर उसको भी एक मतलब कि एक कलेक्टर सही में पूरा वो सीरीज बना सकते थे। लेकिन वन के बाद करेक्टर टू जो है वो काफी ज्यादा, आपको वन में देखोगे तो उसमें आपको स्लिप कवर भी मिला था अच्छा सा, टू में वो भी गायब हो गया। लेकिन ये कि टू में उन्होंने जो स्टैंडी दिया वो अच्छा था, काफी अच्छी स्टैंडी थी वो। तो अभी करेक्टर एडिशन का मार्केट भी खत्म हो गया, क्योंकि कुछ वो जिम्मेदार वो पब्लिशर नहीं है, उन्होंने ऐसा कुछ दिया ही नहीं कि करेक्टर एडिशन के लिए प्राइस उन्होंने बढ़ाई जरूर, जाहिर सी बात। हॉरर की भी जो आप देख रहे हो करेक्टर एडिशन आ रही है, प्राइस तो अच्छा ही है, काफी ज्यादा है उसमें, लेकिन उस हिसाब से वो कंटेंट बिल्कुल भी नहीं है। कवर्स का तो क्या ही कहना, तो हम जो है देख ही रहे हो। नहीं, तोसी का वन जो था ना जो आपने बताया, एक्चुअली मैंने पहले भी मेंशन करा है कि राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी के स्लिप केस के तो मैं टिप्स पे गिन के आपको बता दूं। एक तो काल चक्र नागराज का, तोसी वन, ध्रुव का षड्यंत्र और भेड़िया का महूबली। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 4 ही विद स्लिप केस कवर आए हैं प्रॉपर। बाकी मिठाई के डब्बे में तो अग्रज भी आया था और बाकीलाल भी आया। और न सिर्फ स्लिप केस कवर बल्कि उसके अंदर की गत्ता है, गोल्ड ग्लिडिंग है, गोल्ड ग्लिडिंग है, बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। और अच्छी बात ये थी कि सर्व सत्र में जो अनुपम जी काम कर रहे थे तोसी और नागराज पर, तो उसमें से भी तोसी का चित्र उठा के उसमें लगाना बड़े सुंदर बनाते हैं वो, अप्सरा हो तोसी बड़ा सुंदर। और जो ओल्ड टाइम में आपका आपने बताया ना कि ऋतुराज जी जो थे, मैं बहुत ही मैं इस बात में मोह हूं कि भाई वो मेरा हाथ बड़ा तंग है कि मैंने खाली अनुपम सिन्हा जी से शुरुआत करी है 1986 से, और तानाशाह सूरमा ये सब पढ़ा है, थोड़ा बहुत डोगा पढ़ा है, बट अब समझ में आ रहा है। कदम स्टूडियो जो आपने बताया तो उसका क्या स्टैंडर्ड था, अमर चित्रकथा में हाथ लगाए थे, जहाँ पे दिलीप कदम या कदम स्टूडियो लिखा हुआ आ गए, वहाँ पे आर्ट के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिले।
महाभारत का कलेक्टर एडिशन इतना बेहतरीन है अमरजीत कथा का, लेकिन पता नहीं क्यों वो बैनिस कवर उसमें नहीं है। अब जहाँ एक स्टोरी मुझे पहले पता है कि किसी ने कुछ षड्यंत्र था या प्राकृतिक कुछ था, अमर चित्रकथा के स्टूडियो में आग लग गई और सारा स्टॉक जल के राख हो गया। फिर जो अंकल पे, जिनको अनंत पे, जो हमारे एडिटर थे अमर चित्रकथा के, उन्होंने उस समय सब चिट्ठी पत्री का काम होता। तो जो भी उनके कम्युनिकेशन के उस वक्त साधन थे, उन्होंने ये बात लोगों को बताई। ऑल इंडिया से फैंस उस जमाने का देखो, आज देखो, अपनी अपनी बुक्स भिजवाई सिर्फ ताकि उनका कलेक्शन पूरा हो सके। उन्होंने फिर उसको स्कैन करा, प्रिंट करा, जो उनको करना था कर। जो आज हम जो अमर चित्र कथा जो पढ़ते हैं, जो भी हमको वो 2-in-1, 5-in-1, 3-in-1 मिलते हैं, वो सब उसकी देन। उन रीडर्स की जो बुक मिली वो मिली, बाकी गई जो गई। अब मेरे को डाउट ये हो रहा है कि या तो वो महाभारत के 42 कवर है अवेलेबल ही नहीं, या कोई अच्छे कोई कलेक्टर के पास होंगे, लेकिन शायद वही पब्लिशर का, तो उनको इन चीजों से कोई मतलब नहीं। चीज बिक्री तो बिक्री है। लेटेस्ट मैंने महाभारत देखा 4000 रुपए का, एयरपोर्ट देखा था, बट ठीक है, हमारी तरफ इस पे आते हैं ऑफलाइन काम पे। अनुपम सिन्हा जी हैं, दिलीप कदम जी हैं, दिलीप चौबे जी हैं, धीरज वर्मा जी हैं, जो फ्रीलांस में काम करते थे। जैसे अनुपम जी का है तो वो कानपुर से काम किया करता है। तो कानपुर में बैठ करके पहले वो पेपर पे A3 पेपर, जैसे A4 का जो डबल या बड़े पेपर में जो कॉमिक्स का डबल होता है, डबल में बनती है, वो पहले पेंसिलिंग करते थे, उसी पर फिर इंकिंग करते थे। इंकिंग करने के बाद में उस पर लेटर्स लिखे जाते थे और उसकी जेरोक्स करके वो दिल्ली भिजवा दिया कर। वो जब दिल्ली पोस्ट करते थे अनुपम सिन्हा जी, उसके बाद दिल्ली वो पहुंचती थी, फिर कोई उसमें कलरिंग करता था, या आई एम सो सॉरी, हो सकता है वही जीरो करके कलर कर देते हैं शुरू में फ्लैट कलर से, या इस तरीके से कॉमिक्स बनते थे। और उस टाइम पे इतना काम होता था। दिलीप कदम जी का जो आपने एग्जाम्पल दिया, कदम स्टूडियो की बात हो, या बहुत काम होता था। बेदी जी जो बांकेलाल हवलदार बहादुर वगैरह बनाए थे, वो काम कर रहे थे। जबरदस्त काम हो रहा था। कवर हो, आउटस्टैंडिंग, प्रताप मुरिक साहब काम कर रहे थे। आज इतनी फैसिलिटीज हैं। आज उसके बाद जो 1986 का जो मैं कई बार एग्जांपल लेता हूँ कि उन्होंने फिर वर्क को डिसेंट्रलाइज कर दिया कि अनुपम सिन्हा जी ओनली पेंसिलिंग करेंगे, धीरज वर्मा जी ओनली पेंसिलिंग करेंगे, और राजेंद्र धोनी जी उस पर इंकिंग करेंगे, या विनोद कुमार जी या विठल कांबले जी इंकिंग करेंगे, कलर सुनील पांडे साहब कर देंगे। तो आपकी ज्यादा कॉमिक्स निकाल पाते हो ना। तो वही अनुपम सिन्हा जो 32 पेज कॉमिक्स निकाला करते थे, वही अनुपम सिन्हा 96 और 64 पे आ गए, क्योंकि उनको फ्रीलांस फैसिलिटी मिल गई। आज आप बता रहे हो कि एक स्टूडियो में हम बैठे हुए हैं, काम आपने देखा ना, मैं कई बार स्केच करता हूँ, स्कैन करके आपको भेजा, वहां से जय ने उस पर कलर कर दिया, आपने प्रिंट निकाल लिया। तो आज तो रियल टाइम में पॉसिबल है, तो भी इतना कम काम हो रहा है। और ये भी बिल्कुल गलत है कि बिल्कुल मार्केट नहीं। मैं मानता हूँ कि जब ऑफलाइन जमाना था 90s में, 80s में, मार्केट हाँ, लेकिन मार्जिन बहुत कम होते, लोग बहुत कम मार्जिन में काम किया करते। अब कई बार इसको इन्फ्लुएंस से कनेक्ट करोगे तो भी नहीं बैठे। लोग बोलते हैं ना, पहले 50 पैसे की चीज आती थी, 500। ऐसा नहीं है, हर चीज इतना नहीं होता है। पहले कम मार्जिन में भी काम होता था, धड़ल्ले से काम होता था। आज भी 21, 22, 23 में ना बहुत सारे एडिटर से सपोर्ट करने की कोशिश की, और अपना दिल जान लगा करके महंगे से महंगे कलेक्टर एडिशन कहीं तो इसलिए भी लिया था कि इंडस्ट्री को सपोर्ट मिले, इंडस्ट्री आगे बढ़े। लेकिन हर बार हमारे इमोशनल का यूज करके हमको बेवकूफ बनाया गया। जब भी नई सीरीज की बात करें तो अपनी सच्चाई बता देनी चाहिए कि वी आर नॉट विलिंग टू वर्क, क्योंकि हमको इसमें प्रॉफिट नजर नहीं आया, या फिर हम कुछ पब्लिशर में कोई विवाद है, इसकी वजह से हम इस चीज को अवॉइड करना है। दैट माइट बी और कुड बी ऑनेस्ट आंसर। पर वो क्या बोलते हैं, बहुत वहाँ काम कर रहे हैं जी, बहुत समय लग रहा है जी। अच्छा भाई साहब, एक चित्र बना दिया, सीरीज पूरी तो किसी और से, एक चित्र बना के छोड़ दिया, वो नए का ऐड है और उसका कुछ है ही नहीं, और उसको फिर बाद में किसी की डाइजेस्ट कवर, उनका तो चांदी है। आप किसी भी आर्टिस्ट से एक पोस्टर बना लो और बता दो कि ये सर्वप्रहार का ऐड है, या नेक्स्ट वाली कॉमिक्स शीलभंग का नेक्स्ट पार्ट जो है उसका ऐड है। अब क्या करोगे, मतलब वो कॉमिक्स, उस पोस्टर को आप कहाँ यूज कर सकते हो, डाइजेस्ट कवर बना लो, कलेक्टर एडिशन का कवर बना लो, कोई नोवेल्टी, मतलब वो तो आपके लिए आर्टिस्ट ने बना के दिया, तो आपके लिए तो वो चांदी हो गई है, एसेट हो गई पब्लिशर। आप जहां चाहो उसको यूज कर लो, उसको आपकी जब मर्जी करे कलेक्टर एडिशन निकाल दो, डाइजेस्ट बना लो, उसका पोस्टर निकाल दो, और जब मन करे नया कवर बन जाएगा। तो पहले के जमाने में तो ईमानदारी से पहले कॉमिक्स बनती, कॉमिक्स पूरी होने के बाद में जब उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर होती थी, तब जाके उसका कवर बनाया था, इसलिए वो ज्यादा रिलेटेबल लगता है। अनुपम सिन्हा जी ने नागार्जुन के बारे में कुछ सोचा या कुछ, उन्होंने कॉन्सेप्ट बना दिया, लेकिन तब कवर नहीं बनाया। पहले उस पर काम करना शुरू करा, फिर पता लगा कि नहीं यार ये कॉन्सेप्ट तो फैल गई, तो आदि को पकड़ के ये कॉमिक्स बनाते हैं, नेक्स्ट आदि को पकड़ के हम ग्रहण कार्ड निकाल देते हैं। और कैलाश, इसमें आप उसका एड जो आता था, वो एड का भी कवर जो होता था ना, तो अब तो वो एड का कवर से आप ये कवर बना सकते हो, इतना टॉप क्लास का होता था। और अब तो एड में तो वैसा कोई कवर आप देखने को मिलता नहीं है। जो वो लोग जो मेहनत करते थे एड में, वो तो कवर पे मेहनत पे अब नहीं दिखती है।
जो उसका भी मतलब क्या ही है कि एक नया कवर होता है कि उसका अलग सा प्राइस जोड़ा जाता है, तो पहले से उससे ज्यादा एड, हर कॉमिक्स का एक नया एड बनता था, किसी का भी कुछ होती थी जो रिपीट होती थी कुछ के लिए, जैसे आप जोड़ोगे अगर वो सब विनाश नाशा, तो कितने सारे उसका एड बने थे, हर अलग अलग वैरायटी में आया था ये बहुत सारा। तो वही वही बात वही है कि आज का जो है, जो तरीका है, मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या हम लोग पहले बहुत आगे थे या अब हम लोग अब बहुत आगे हैं। अगर देखा जाए तो हम लोग को लगता है कि अगर 90s का जो दौर था, सीमित साधन थे, ज्यादा एडवांस नहीं हुई थी टेक्निक, लेकिन फिर भी काम तो बहुत अच्छा हो रहा था उस टाइम। अब वो चीज नहीं है, या तो हम लोग के पास कंटेंट की कमी हो गई, या फिर जो भी है रीजन जो भी होगा तो होगा। और अभी हम लोग बात करें थे रिप्रिंट की, अभी विकास भाई का जो हम लोगों को मिला, तो अभी मैंने रिसेंटली भी उन्होंने मुझे कुछ भेजी थी, मामा भांजा वाली और कॉमिक, सॉरी चाचा भतीजा की कॉमिक्स, और एक और थी। तो आप अगर देखोगे तो, अगर ऑनेस्टी में बिल्कुल ईमानदारी से कहूंगा, उनमें एक अच्छाई एक बुराई दोनों बताता हूँ। अच्छाई उनकी ये है कि वो लोग जो काम उन्होंने जो किया है इतना अच्छे से, मतलब उनकी पुराना जो एक, खास करके मनोज का जो था, मतलब अब तो एकदम उसका जो पुराना आर्ट भी था तो बहुत ही मतलब बुरे हालत में था, उसको उन्होंने दोबारा रिफ्रेश किया है। अभी आप, उन्होंने चाचा भतीजा की जो मुझे कॉमिक्स जो भेजी है, मैं आपको उसका वीडियो बनाऊंगा। तो उसमें शुरू की जो चाचा भतीजा की कुछ कॉमिक्स आई थी, ब्लैक एंड व्हाइट में आई थी, 2.5 रुपया उसका एमआरपी हुआ करता था। तो उन्होंने जो अभी जो उसको दोबारा अपने खुद से किया है, तो उन्होंने उसको कलर किया है, उस ब्लैक एंड व्हाइट कॉमिक्स को उन्होंने कलर किया है, अच्छा। चाहे एआई की हेल्प ली हो। तो काफी उसका जो आउटपुट आया है ना, इतना खूबसूरत लग रहा है वो कॉमिक्स में। 5 या 6 कॉमिक्स उन्होंने कवर किए, 5 कॉमिक्स शायद। तो उस टाइम चाचा भतीजा की कॉमिक शायद 42 या कुछ ज्यादा पेज की हुआ करती थी, और ब्लैक एंड व्हाइट होती थी, 2.5 का एमआरपी होता था। सिर्फ कलर जो होता था, कवर जो होता था कलर होता था, डायमंड की बात कर रहा हूँ मैं। तो उन्होंने उसको किया है। तो उसका जो आउटपुट जो मुझे आएगा वो, अगर मुझे लगता है कि अगर ईमानदारी से एक बंदा घर बैठा हुआ अपना ईमानदारी से वो कर सकता है, तो इतने सारे बड़े बड़े पब्लिशर्स हैं, इतने सारे बड़े बड़े पब्लिकेशन हाउस हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? खास करके मेरा सबसे बड़ी शिकायत है तुलसी से। उन्होंने अभी तुलसी कहानियां जो निकाली हैं, इन्होंने कॉमिक्स इंडिया वालों ने, वो इतना ही घटिया एडिशन है। वो कहीं से प्राइस को जस्टिफाई नहीं करता है, वो लूट है। अगर आप पुरानी कॉमिक्स को भी बाइंडिंग करके दोगे ना, तो भी इतना कॉस्ट नहीं आएगा जिस तरह से उन्होंने किया है। कुछ भी उस पर वर्क नहीं किया गया है, बस पुरानी कॉमिक्स दी गई है, और उस पर उसको आप जो कहोगे ना कि इसको जीरोक्स कॉपी इसकी निकाल के डाल दी गई है। तो वो अगर जीरोक्स भी आप निकालोगे ना अच्छे पेज पे, तो उससे भी अच्छा प्रिंट आएगा, इतना घटिया उसका प्रिंट आया है। तो मुझे लगता है कि इस तरह से जो आप कर रहे हो ना, तो अपना आप साख खो रहे हो। कॉमिक्स इंडिया से हम लोग को शुरू में कॉमिक्स जो देखी है काफी अच्छी क्वालिटी की आई हैं, उन्होंने कवर पे काम किया है। मुझे एक टाइम ऐसा था, जो मुझे कॉमिक्स इंडिया का कवर जो था वो ज्यादा अच्छा लगता था मनोज और ये संजय गुप्ता के कवर से। लेकिन अब वही कॉमिक्स इंडिया है, उन्होंने इतना कॉम्प्रोमाइज किया है, इतना कॉम्प्रोमाइज किया है कि उस करेक्टर एडिशन को अगर आप लोगे तो आपको अफसोस ही होगा, खुशी तो नहीं होगी। तो मेरा कहना है कि अगर विकास भाई की कमी क्या हो रही है, सबसे जो उनका माइनस पॉइंट है, कि वो जो मोस्ट वांटेड कॉमिक्स हो सकती थी और जो होती हैं, जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है और काफी पॉपुलर है, जिसमें मैं बाबा कहता हूँ, राम रहीम की हैं, कुक बॉन्ड की हैं, या बहुत सारी सीरीज है, वो उस पर वर्क नहीं कर रहे हैं, वो ऐसे पे वर्क कर रहे हैं जो कभी लाइमलाइट में रहा ही नहीं। तो मेरा उनका कहना है कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप मेहनत तो कर रहे हो, तो ऐसी पे मेहनत करो ना जो कि एक बहुत, मतलब कि आप कैरेक्टर जिसको चाहता है कि उसका एक अच्छा प्रिंट आपके पास हो। ठीक है, आपके पास बहुत वक्त है, आप आराम से करना चाहते हो, सब कुछ सही है, लेकिन मुझे यही लगता है कि आप जो मेहनत कर रहे हो वो ऐसे सेकंड या थर्ड ग्रेड वाले हीरोज पे क्यों कर रहे हो? आपके पास इतनी, अभी आप देखो, अगर मैं वो कहूँगा राम रहीम की कुछ कॉमिक्स का नाम लूंगा, तो कहीं मार्केट में मिलेंगी नहीं, मिलेंगी भी तो उसका प्राइस, मतलब वो आईसीयू में एडमिट करने वाली कॉमिक्स का भी जो प्राइस होगा वो क्या ही उसका प्राइस होगा। तो उस पे अगर आप मेहनत करो, उस पे आप एक सीरीज उसको डालो, तो ज्यादा अच्छा वो, मतलब जो भी उसको देखता है उसको लगेगा। और ऐसे कॉपीराइट की बात है तो वो बेचारे सेल नहीं कर सकते, उनके साथ अफसोस है। लेकिन अगर पब्लिशर्स को चाहिए कि अगर वो सही में अगर वर्क करते हैं पब्लिशिंग डिप, खास करके मनोज, अगर मैं करूं, मनोज कॉमिक्स में बहुत अच्छी कॉमिक्स, मतलब मनोज कॉमिक्स का एक राज हम लोगों ने देखा है। राज कॉमिक्स से आने से पहले वो उनकी कॉमिक्स, हर चाहे जनरल कॉमिक्स हो, चाहे सुपर हीरो ज्यादा होते नहीं थे उसमें उस जमाने में।
सिर्फ राम रहीम को बॉन्डी जैसा कुछ था पॉपुलर, हवलदार बहादुर, तो उससे ज्यादा नहीं थे कोई। हाँ मैं वही है जो विकास भाई की आपने बात बताई ना कि जो है कि भाई उनको किसी से कंसल्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि देखो मैं बताऊँ ना, मैं मेरा हाल बिल्कुल तंग। तो मनोज में क्या है कि मेरे को मुझे कुछ पता ही नहीं। आपको तो काफी कुछ पता है ना, सिर्फ वो ड्रेकुला का पालना करिए कौन सा, मैंने कुछ नहीं पता। अच्छा इसमें जो आपको कुछ ना पता हो ना तो उसमें कुछ मत करो, मेरे को ये समझ में। जैसे जो स्टॉक मार्केट वगैरह में होता है या म्यूचुअल फंड्स वगैरह में, भाई इसका एक रूल है कि आपको कोई चीज नहीं समझ में आनी है तो उसमें हाथ मत डालो। मैंने गलती से क्या करा, कुछ डायमंड कॉमिक्स ले ली थी, याद है ना, कुछ चाचा चौधरी वगैरह की, जो मुझे इंटरेस्ट नहीं था, तो इंग्लिश में ले ली। फिर बट डिसपॉइंट ही हुआ उसको देख करके। तो इन चीजों में फिर क्या होता है कि जो है ना भाई फिर आप है ना, या तो जैसे मेरे को जो नागराज वगैरह है तो वो मेरे को ठीक लगती है, तो उसी में मेरे को तो उसी में ना मेरा चलता है। और दूसरी बात क्या थी, क्या बात एकदम निकल गई आप। हाँ विकास वाली जो बात बोल रहे हैं, उसमें मैं ये बोलूंगा कि पहले आप ऑब्जर्व करो राज कॉमिक्स की सक्सेस। राज कॉमिक्स से रिप्रिंट सक्सेसफुल क्यों हुए, आप संजय गुप्ता जी, मनोज गुप्ता जी का पैटर्न देखना, पहले उन्होंने पूरी रिसर्च करी। तो संजय गुप्ता जी टीम को पता लगा कि भाई शुरू की नागर की 5 कॉमिक्स मिलना अब असंभव है। तो सबसे पहला काम उन्होंने करा युगारंभ और नरक नाशी की 5 किताबों। मनोज गुप्ता जी ने काम करा नागराज की वो बाकी की शुरुआत की कुछ किताबों पे, ध्रुव का पहले सेट पहले फुल जम करके उसको करा, जम करके नागराज ध्रुव के रिप्रिंट निकाले, कलेक्टेड एडिशंस के बारे में पता लगाया और पहले उनको से मार्केट को सैचुरेटेड कर दिया। उसके बाद में फिर बाकी चीजों पे आए। मतलब सब बोल रहे थे तिरंगा लाओ तिरंगा लाओ तिरंगा लाओ, लेकिन उनको एक्सपीरियंस, उनको पता लोग तिरंगा तिरंगा तो कर रहे हैं, पर अगर वो तिरंगा लाएंगे। एग्जैक्ट मेरा पॉइंट है कैलाश, कि अगर आप मनोज की जो आप जनरल पढ़ोगे ना, तो उसमें वाकई उन्होंने 32 कॉमिक्स 40 कॉमिक पेज की कॉमिक्स आती थी, तो उस पर काफी वर्क होता था, इतनी अच्छी अच्छी कहानी इसमें आई है, और सब पे कदम स्टूडियो का आर्ट होता था। तो मेरा विकास भाई से मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो काम कर रहे हो, इतना अच्छा काम ये कर रहे हो, तो आप उस पर वर्क करो ना, जो कि एकदम बहुत जो कहीं दिखती नहीं है, कहीं अवेलेबल नहीं है, खास करके मनोज की जो भी है जनरल। और उसके अलावा फिर ये सब करना है जो भी आपको करना है, देखिए अच्छा काम। वो मुझे उनका वो जो वर्क करते हैं मुझे बहुत प्यारा लगता है उनका काम। वो मतलब कि मुझे अफसोस होता है कि कोई पब्लिशर उनको हायर मतलब उनको उनको मौका नहीं दे रहा है। उन लोग ऐसे ऐसे लोगों को जो है ना, वो रियल जेम्स हैं, वो उनको लेना चाहिए कि आप रिप्रिंट का काम कर रहे हो, खास करके मनोज कॉमिक्स इंडिया जैसे ग्रुप को, कि उनको अप्रोच करना चाहिए। और उसके लिए अभी जो उन्होंने जम्बू और इसका अंगारा का फर्स्ट कॉमिक्स का वो निकाला है, आपने देखा होगा जो ध्रुव और नागराज की। मैंने देखा था पर मैंने उसको देखा नहीं, पर वो वही है जो आप वो आगे पीछे जो किताब होती है वैसे। हाँ, लेकिन उसको उन्होंने ये किया है जो करेक्टर एडिशन मतलब एआई का यूज किया है उससे कलरिंग में, तो उसका आउटपुट अच्छा है, थोड़ा सा डार्कनेस है पर आउटपुट अच्छा है। तो लेकिन प्राइस बहुत ज्यादा है, उसकी प्रॉब्लम है। प्लस दूसरी बात की जो ध्रुव और नागराज का साइज बड़ा था, इन्होंने साइज नहीं बढ़ाया है, साइज को नॉर्मल ही रखा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे करेक्टर एडिशन मुझे लगता है कि कॉमिक्स इंडिया जैसे ग्रुप को अप्रोच करना चाहिए था विकास भाई लोग से। काफी उनका जो वर्क है ना, काफी वो एग्जैक्टली मेहनत करते। मैंने उन्होंने जो कुछ वो उनका ग्रुप था उन्होंने क्लोज कर दिया कल परसों, कुछ मतलब काफी ज्यादा उस पर लोग उनको वार्न कर रहे थे या कुछ मतलब ये हो रहा था कि आप कॉमिक्स बेच रहे हो, ऐसे में बेचते उससे तो नहीं है वो अपना उनकी शौक है। जो भी अगर फैन हूँ मैं, मेरे पास कंप्यूटर है तो मैं भी कोशिश करूँ, मैं भी कवर काफी हम लोगों ने एआई कवर्स बनाए हैं। इसका मतलब कोई उसका इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कवर्स बना के बेच रहे हैं। देखो मैं ना एआई कवर्स पे भी करना अपना पॉइंट, मैं बोल रहा हूँ कि कुछ बहुत अच्छे बन रहे। अभी सूरमा का था ना ऑयल पेन टाइप का, मतलब यार एक बात बताओ, ऑल्टरनेट कवर के नाम पे क्या हमारे साथ में जुल्म हुआ है, अब वो बताइए। तो मैं बता रहा हूँ कि अभी कितना सुंदर वो लगते हैं, मतलब बस ये कि पब्लिश की तरफ से आए तो अलग बात। और वो विकास वाले में भी मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे विकास की जो लिमिटेशंस होगी ना, वो अगर सीआई कॉमिक्स इंडिया वाले अगर उनसे कॉन्टेक्ट करें या कोई और भी करे तो वो लिमिटेशन कम हो जाएंगे। एक तो कॉपीराइट का हो गया, प्लस जो बुक की साइज या उसका जो सेटअप होता है और क्वालिटी ऑफ पेपर है। और जबकि ना मैंने वो जो किताब थी ना, मतलब मैंने उसकी 3 कहानियां पढ़ी थी, जो आपके पास जो किताब थी, अब हम दोनों की जो कॉमन थी, 3 कंटिन्यूएशन थी, अच्छी किताब थी। मतलब मेरा ये कि मतलब मैंने तो कभी पढ़ाई नहीं, बस मैं शायद जर्नी में था और मैं आपकी बुक लेके आ रहा था, मुझे पोस्ट करनी थी, तो मैंने शुरू की 3 किताबें कहानी पढ़ करके मैंने आपको भिजवा दी थी।
तो बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री लगती है। आप जब एयरपोर्ट वगैरह पे होता है ना, एयरपोर्ट पे अगर आपको 4-5 घंटे 8 घंटे बैठना मुझे पड़ता है कई बार, तो आपके पास कोई काम नहीं होता ना, वो इतना अच्छा लगता है उसको। तब बुक हो, बुक से क्या होता है ना, आपके कितना ही अच्छा महंगा फोन क्यों ना हो, 1.5 लाख रुपए का अल्ट्रा है या आईफोन है, आप यूज भी करोगे तो पावर बैंक को चार्ज करोगे, आपको टेंशन रहेगी, ईयरबड को चार्ज करना पड़ेगा, आंखें वो होती है। चुपचाप से अपने कॉमिक्स लेके पड़े रहो शांति से कोने में, तो आपका पूरा फोन की बैटरी बच जाती है, आपका टाइम भी बहुत अच्छा लगता है, मतलब मेरे को किताब पढ़ना उस वक्त। तो ये है कि हाँ ना, ये जितने भी कॉमिक पब्लिशर है कुछ है ना, बस फिर भी राज कॉमिक्स को मैं टॉप पे रखूंगा रिप्रिंट के वहाँ। उनका फिर भी अप्रोच बहुत अच्छा रहा, मनोज गुप्ता जी का भी अप्रोच बहुत अच्छा रहा, जो स्ट्रेटेजी उन्होंने करी है, वो कंसिस्टेंसी, क्रिटिसिज्म पे बिल्कुल नहीं गए, अपना काम करते रहे, तो बहुत अच्छे से उन्होंने मार्केट को समझ करके सजेस्ट कर दिया। अब जो भी प्राइस है वो उनकी, संजय जी गेम से आउट हो चुके हैं वो, मतलब रिप्रिंट में इतना नहीं घुस रहे हैं, वो उनका अलग सिस्टम। और मनीष गुप्ता जी तो कभी कभार, पर वो भी उन्होंने भी अच्छा काम किया नोट। मनीष गुप्ता जी का भी हमारे प्रेम का काम है, देखो अभी भी आपको अगर आप बड़ी बिग साइज में हमारे प्रेम चाहिए तो अच्छा काम किया, कुछ काम उन्होंने अच्छे किए हैं, पायल सीरीज का भी उन्होंने अच्छा निकाला है बिग साइज, कुछ चीजों में तो वही ऑप्शन अपने पास में। और ये कि हाँ, ये जो कॉमिक्स इंडिया वगैरह मैं इन चीजों में नहीं पढ़ता हूँ, एक दो मैंने लिए हैं, मुझे समझ में आ गया कि मैं, इट इज नॉट माई कप ऑफ टी, तो मैं उसमें नहीं घुसता हूँ। जैसे कई बार कुछ पब्लिक जीके कार्ड वगैरह नहीं, अच्छे जो ऑफर भी मिल रहे थे मुझे 50-60% या कई तरह, पर मैं उसमें घुसा नहीं, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं ठीक लगता वो अंगारा अंगारा फंगारा कर। और रही बात लास्ट वो जो नागराज ध्रुव का जो फ्लिप वाला था, मेरे पास ओरिजिनल तो नहीं, पर मनीष गुप्ता जी वाला मैंने देखा है यार, वो बहुत अच्छा लगता है, जब वो इतना ग्रांड है ना, वो उसकी प्राइस आपको अच्छा लगता है उस कवर को देखना। ये हाँ, जिसको देखो ना, बस ऊट पटांग कैसे भी छाप के दे दो और पैसा, अरे पैसा ले लेना, पर थोड़ा सा उसमें काम करो आप, क्योंकि ना ये एक अपनी संपदा है, एक एसेट है हमारे, एक पूंजी है हमारे जनरेशन की। तो आप पैसा लेकर के थोड़ा किसी अच्छे को हायर करके अच्छी चीज बना दोगे, तो ये फिर आगे ये रेफरेंस का काम करेगी, बाद में तो मार्केट खत्म हो जाएगा। तो ये जो अभी जो कलेक्टर एडिशन मनोज गुप्ता जी और संजय जी ने जो इतने अच्छे अच्छे कलेक्टर एडिशन निकाले हैं, आप बता रहे हो कि 200 रुपए वाले सेट में आपको अच्छा लगा, अब ये जो सेट्स है ना, ये आगे इनको मिलेंगे, मतलब ये आगे रेफरेंस पॉइंट का काम करेंगे बिल्कुल। और पब्लिशर भी। नहीं, कैलाश, आप बात करोगे, अगर सिल्वर एडिशन की बात करोगे, ध्रुव और नागराज वाला जो आया था, उसका एक्स्ट्रा कंटेंट देखो आप, कितना काम है उसमें, कितना कुछ बताया गया है। मतलब अगर अपना कुछ भी नहीं जान रहे हो आरसी के बारे में, उसको आप पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ नॉलेज हो जाएगी। ये वर्क है ना, अब खत्म हो चुका है, अब सब कुछ इंस्टेंट हो रहा है। किसी का भी कॉमिक्स का लाओ, सबको हटाओ, उसको बस पब्लिश करो, हार्ड बोर्ड लगाओ, बेच दो, एक नया कवर बस बनाना है, आपको कुछ नहीं करना है। पहले जो होता था ना, कैरेक्टर एडिशन पे जो काम होता था, कोई भी जैसे सिल्वर जुबली एडिशन हुआ, तो उस आप किसी का भी आप उठा के देख लो ना, कोई भी कॉमिक्स में वो वर्क अब है ही नहीं, कुछ कोई शेयर ही नहीं कर रहा है, ना पब्लिशर, ना राइटर, ना कोई उसका आर्टिस्ट, कोई कुछ उस पर बोलता ही नहीं है। तो वो जो कैरेक्टर एडिशन, आप अगर मैं अगर डीवीडी और ब्लू-रे का जो कलेक्शन मेरे पास है, जो आप देखोगे, तो उसमें करेक्टर एडिशन का उन लोग पैरेटेड तो मिल ही जाती है 50 रुपए में, 100 रुपए में, तो मैं 1500 की या 2500 की क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि उसके साथ जो डिस्क मिलता है ना, उसमें जो कंटेंट रहता है, वो आपको पता है कि अगर अभी से टाइटैनिक की है मैंने ली थी, तभी हाल फिलहाल में भी उसके पीछे एक स्पेशल एडिशन मंगाया है। तो उस वो 3 डिस्क में, 2 में मूवी है और एक में पूरा करेक्टर एडिशन है। करेक्टर एडिशन भी ऐसा नहीं, मतलब अबाउ 6 आवर्स से अबाउ का है वो जिसमें पूरा उसकी शूटिंग का है, फिर उसमें कंटेंट है, इंटरव्यूज है बहुत सारे उसमें। तो वो पूरा कंप्लीट पैकेज हुआ वो, कि इस पूरी फिल्म से मेकिंग से जुड़ा हुआ या फिल्म को लेकर पूरा दस्तावेज है। नहीं तो आपको एक मूवी तो कहीं भी मिल जाएगी, या फिर यूट्यूब पे भी अवेलेबल हो जाएगी, नेटफ्लिक्स पे होगी, कहीं पे हो जाएगी। तो आपको वो सब खोजना पड़ेगा कंटेंट, कि डायरेक्टेड सीन कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। अब मुझे अब बताओ, अगर ये आपने देखी होगी चक दे इंडिया, तो कम से कम उसका अगर डिलीटेड सीन आप देखोगे, तो कम से कम आधे घंटा की फिल्म मूवी कट करके ली गई थी। वो 30 आवर्स, 30 मतलब 30 मिनट का जो पोर्शन है, वो उसमें है, करेक्ट एडिशन, सॉरी, उसके स्पेशल एडिशन में है। तो मूवी में जो कि नहीं दिखेगा आपको। वही आप देखो, दिलवाले दुल्हनिया का भी जाओ तो 10-15 मिनट का जो है सीन्स है, वो आपको सिर्फ उसके स्पेशल जो एडिशन आया था उसी में मिलेगा, मूवी में नहीं होगा, किसी थिएटर में नहीं होगा, नेटफ्लिक्स पे नहीं होगा। तो इसके लिए जो कंटेंट होता है, तब उसको आप सही मायने में करेक्टर एडिशन कह सकते हो। लेकिन अभी जो करेक्टर एडिशन आ रहे हैं कॉमिक्स में खासतौर पर, तो वो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है उसमें, सिवाय कॉमिक्स के हार्ड बाउंड के। आप उसको हार्ड बाउंड का एडिशन कहिए ना, उसको करेक्टर एडिशन तो मत ही बोलिए। लेकिन हम लोगों ने अच्छा काम देखा है, खास करके नागायन का उदाहरण है हम लोग के पास आज भी। इतना एडिशन आने के बावजूद भी
संजय गुप्ता का जो नागायन है प्रॉपर है, क्योंकि सब कुछ उन्होंने दिया है। आप उसमें एक कमी निकाल के दिखा दीजिए, जो नागायन थी संजय गुप्ता वाली, कुछ भी नहीं कमी मिलेगी आपको। कवर्स उन्होंने किया, कंटेंट दिया, सारे नॉवेल्टीज बहुत सारे उन्होंने दिए, जो कि काफी उम्मीद लग रही थी कि आरसीएम जी ने जो प्रॉमिस किया था कि वो निकालेंगे, कवर भी उनका काफी प्रॉमिसिंग था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम लोगों ने देखा क्या हाल किया उन्होंने, लेकिन नॉर्मल एडिशन बन के रह गया। तो और उसके बाद एक और भी पब्लिशर हैं जिन्होंने काफी बुकिंग स्टार्ट की, काफी बड़े बड़े वादे किए, तो वो उसका पता नहीं उसका क्या हुआ नहीं पता। अब तो मैं उनके इस पे ग्रुप में भी नहीं हुआ, ना ही मैं इतनी प्रॉमिस लेता हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन जो भी था उन्होंने काफी कुछ बुकिंग स्टार्ट हुई थी दोनों की। तो वही मेरा कहना है कि आप पैसे दीजिए, आप मतलब बिल्कुल आपका बात सही है कि आप बिल्कुल पैसे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैसा आपको रिटर्न भी तो दीजिए उसको। प्रॉब्लम बस यही है। हाँ मैं वही बोला था हाँ मैं वही बोला था, देखो इवन देखो पुराने में तो आप वही पुराने कैरेक्टर एडिशन तो हमने देखे, बट बट 21 से लेके 23 तक जो काम हुआ है कुछ मनोज जी ने भी अच्छा काम किया है, जैसे ड्रेकुला खजाना वगैरह में पहले वाली मसाले के साथ में नया भी कुछ ऐड किया, अच्छा लगता है। और यार आज है ना वो 1987 से बुक्स बना रहे हैं अनुपम सिन्हा जी, धीरज जुनाजी वगैरह थे पहले। तो आज प्रताप मलिक सर तो नहीं लिख पाएंगे कुछ, धीरज जुनाजी तो कुछ लिख नहीं पाएंगे, बेरी साहब तो नहीं लिख पाएंगे कुछ। आज आपके पास में अनुपम सिन्हा है, आज आपके पास दिलीप कदम है, आज आपके साथ में दिलीप चौबे जी हैं। भले ही वो आपके साथ नहीं काम कर रहे हो, आप तिरंगा का कलेक्टर एडिशन अच्छा सा प्लान कर लो, करगिल जिंदा हो जा रहा है हमारा खाली लिफाफा, या आप उनसे कॉन्टेक्ट करके उनसे उनका संस्मरण ले लो। अनुपम सर तो 87 से कर रहे हैं ना, जो उन्होंने ध्रुव से 87 से कर रहे हैं, वो शायद ध्रुव 87 में आई थी, है ना। काफी एक्सपीरियंस लोगों, 13 साल उधर और 26 साल इधर, तो मोटा करीब 26 से 36, करीब करीब 40 साल से तो काम कर ही रहे हैं वो। उन्होंने तो देखा है कॉमिक्स का, कई जनरेशन देख ली होगी उन्होंने, 4 दशक तो उनको ऐसे ही होने को आया। मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है ना, ईयर ऑफ बर्थ है 1987, मेरे ब्रदर का है 1985। तो मैं ऐसे याद रखता हूँ भैया के बर्थ हुआ तब नागराज का बर्थ हुआ, मेरा बर्थ हुआ जो ध्रुव का हुआ, मतलब कॉमिक्स इंडस्ट्री में। वैसे तो वो काफी छोटे उम्र में नागराज ध्रुव। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि पूरी लाइफ टाइम जो मेरी है उतना अनुपम सिन्हा जी का वर्क है, ठीक है। तो मैं ये बोला है अभी वो आर्टिस्ट अवेलेबल है, आप लो ना उससे, और काम भी कर रहे हैं। तो ऐसे दिलीप चौबे जी हैं, इवन मनु जी जो डोगा बनाते हैं, बेशक वो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं पक्का ये मानता हूँ कि डोगा का आप कलेक्टराइजेशन बनाओ, आप उनसे मांगो ढंग से, अगर आप डीलिंग करो कोई आर्टिस्ट मना नहीं करेगा, बट आपको थोड़ा यू शुड बी पोलाइट ना, और कुछ पैसा देना तो दे दो। हर कोई एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहता है, अपना जो उसका वर्किंग प्रोसीजर में जो हुआ उसके साथ, और अच्छी यादें ही जुड़ी रहती हैं, लोग शेयर करना चाहता है, हम लोग सुनना भी चाहते हैं। तो वो रहना चाहिए था, वो अब जो मिसिंग हो गया, करेक्टर एडिशन से मिसिंग हो गया, जो कि डिसपॉइंट करता है। वो जो है ना कुछ धीरेन्द्र जी कुछ हैं, उन्होंने मनोज जी का इंटरव्यू लिया था, देखा था मैं। तो वो ऐसा है कि मनोज जी का एकमात्र इंटरव्यू मैंने पहली बार उनको देखा है। तो जब वो इंटरव्यू में कुछ बातें बता सकते हैं, वाई नॉट, वो बड़े खुल के बता अच्छे से, बड़े मनोज जी तो ना मतलब बहुत अच्छे उम्दा मनोज हैं, धीरज जी हैं, अनुपम सिन्हा जी मतलब क्या आर्टिस्ट है। अब आज एआई सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन उनकी एक पेंसिल शेयर होती है तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं, आज भी हम शेयर करते हैं एक दूसरे से। अच्छा तो लगता है इसका, अपने जिया ना वो टाइम। जैसे मैं मेरी वेस्ट बंगाल के लड़के से बात हो रही थी कल, तो वो एक कोडिंग वगैरह काम करते, उन्होंने बोला था कि सर आजकल हमने तो अपना करियर बनाया है, अब हमने 10-12 साल 5 साल कोडिंग लर्न करके करा है, एआई उसको कर सकता है, उतनी कोडिंग कर सकता है 1 घंटे में या उससे कम। ठीक है ना, जैसे पेंसिलिंग भी हो सकती है, पेंसिलिंग नहीं तो कलरिंग तो हो ही सकती है डेफिनेटली, ठीक है। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि हम जब बैठ करके कॉमिक्स पढ़ते थे, या मैं खुद बैठ के स्केच बनाता हूँ, मेरे को बहुत समय लग जाता था, अब तो नहीं बना ट्राई करूंगा। और जो मैंने आई एयरपोर्ट कॉमिक बुक पढ़ने की एग्जाम्पल बताया, तो वो उसमें घंटों बीत जाते थे। तो आप में पेशेंस आता है। अभी नई जो जनरेशन है, जब से जियो वगैरह आया है, डिजिटल क्रांति हुई है, अगर 2 मिनट इंटरनेट नहीं चले तो वो इम्पेशेंट हो जाता है। बिल्कुल और सोल्यूशन नहीं है। आप बोलोगे ना यार अपनी पीढ़ी पुरानी है, हमें पेशेंस था, हम पसीने में बैठे बैठे घंटों कॉमिक्स पढ़ते थे, या पसीने में बैठे स्केचिंग करते थे, या और शक्तिमान एंजॉय करते थे, कोई मूवी देखते थे। आज की पीढ़ी में पेशेंस नहीं है, लेकिन सोल्यूशन नहीं है। क्यों? पेशेंस तो रखना पड़ेगा। आज की पीढ़ी जब जिम जाएगी पेशेंस रखना पड़ेगा। आज की पीढ़ी एयरपोर्ट पे उसको वेट करना ही पड़ेगा, चाहे शाहरुख खान क्यों ना हो। तो जब पेशेंस नहीं होगा ना तो वो बहुत पीड़ादायक होता है। और जब तक आप वेट नहीं करोगे ना एयरपोर्ट पे, आप अच्छी ट्रैवल नहीं कर पाओगे। आप जिम में वेट नहीं करोगे, आपका हेल्थ अच्छा नहीं हो पाएगा। आप बोरिंग फूड से कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं हो पाएगी। और ऑप्शन भी नहीं है।
एक एक इंसान कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है, तो जो नहीं कर रहा है उसको एक उम्र में आने का डॉक्टर उससे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करवाएगा। ऑप्शन भी तो नहीं है ना। ऑप्शन भी तो नहीं है ना। आपको आपको हेल्थ को तो करना ही पड़ेगा, एक्सरसाइज को भी करना ही पड़ेगा, एयरपोर्ट पे भी आपको जाना ही पड़ेगा। इन चीजों से तो क्या इन होता है ना, चीजों से क्या होता है ना, पेशेंस आता है। हम जो हम जो साइकिल पे जाकर के रेलवे स्टेशन जाकर के जो वो कौन सा वेट वेट करते थे ना, उससे हमें 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 वेट करने की स्किल भी तो डेवलप हुई है। और एक हम लोगों और एक ने एस्थेटिक को, ब्यूटी को एंजॉय जो करता है इंसान, एक गार्डन में जाके एंजॉय करते हैं हम, एक कला को हम एंजॉय करते हैं। आज भी कितना भी अच्छा बना दो, लेकिन हमारे जो आर्टिस्ट अनुपम सिन्हा जी जो एंड गेम बता रहे हो ना, उसमें आप देखना उसमें आप देखना दूरबीन सी है एक, वो एक टोपी वाले से है कुछ, वो थोड़ी टेढ़ी हो गई थी, मतलब वो एक्चुअली लाइन नहीं होनी चाहिए थी हल्की सी, क्योंकि अनुपम सिन्हा जी तो उसको मास्टर, तो किसी रीडर ने पकड़ लिया, बोला कि सर वो थोड़ी दूरबीन टेढ़ी हो गई है, बोला आपने पकड़ लिया इस बात को, लेकिन आज भी वही बिकता है। ये सब सीधी दूरबीन बनाओगे तो उसकी कोई वैल्यू थोड़ी ना, बात तो घुमा फिरा के वही आ जाती है। क्या शुरू है कि जो वो हम लोग को जो पेशेंस के जो लेवल आया है ना वहाँ पे इंतजार में, तो उसे कम से कम अभी की जनरेशन में जो फ्रस्ट्रेशन आया है, थोड़ा सा भी कुछ उनको वो बर्दाश्त कोई चीज नहीं कर पाते हैं। थोड़ी सी भी तकलीफ उनको ये नहीं, नेट अगर बंद हुआ तो देखिए उनका क्या ही उनका टेम्पर रहेगा या कुछ भी। मैं काफी नई जनरेशन को देखता हूँ करीब से, तो मुझे लगता है कि ये कभी ट्रेन में दिख जाते हैं या कुछ भी, तो उन लोग की जो मैं बातें सुनता हूँ, मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि ये लोग किस तरह से अभी के, तो वो बिल्कुल अलग है। ये वो अभी पेशेंस ही नहीं है, सब कुछ उन लोगों को इंस्टेंट चाहिए। सब कुछ उन लोग की एजुकेशन भी इंस्टेंट हो गई है, मोबाइल पे सब उनको आंसर मिल जाना है, खोजना भी नहीं है। हम लोग को एक एक आंसर के लिए चार चार बुक हम लोग खोजते रहते थे कि इसका बेस्ट पोर्शन निकाल कर उसकी उसको कुछ बनाना है तो उससे निकालो। उन लोगों की बस दाबो इसमें मोबाइल में और सारा आंसर उनको सामने आ जाता है, और उसको कॉपी भी करना नहीं है, उसको भी उनको वो जवा लगता है कि इसको लिखना है उसको। तो ये जो हुआ है, तो ये मतलब अपग्रेड नहीं होगा। हम देखा जाए तो टेक्निक तो ऊपर जा रही है, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग का जो अपना जो हम लोग की जो पेशेंस लेवल था, जो हम लोग का जो क्वालिटीज थी, वो नीचे जा रही है। इसी वजह से, क्योंकि सब कुछ इंस्टेंट चाहिए ना, सब कुछ बना बनाया चाहिए, पकी पकाई खीर चाहिए, अपने से मेहनत नहीं करना है। वही चूल्हा का एग्जाम्पल ले लो, पहले के जो दौर थे, जो कोयला में जो हम लोग की माँ या दादी थी, तो उस पे जो खाना बनाती थी, और अभी का जो है वो इस मतलब क्या जो इंडक्शन कुकर है या एलपीजी, तो वही वही फर्क सभी सभी में आ गया है। आप उसको कितना कॉमिक्स इंडस्ट्री में, लेकिन कॉमिक्स इंडस्ट्री का भी वही हाल हुआ है, डाउनग्रेड ही हुआ है। सारी फैसिलिटीज मिली हैं, लेकिन वो डाउनग्रेड। अच्छा, मुझे लगता है कि अच्छी कुछ अभी मैंने कुछ ग्रुप में देख रहा था, वो एआई से ऐसे मतलब भाग रहे हैं जैसे कि एआई कोई मतलब ये चीज हो, और उस पर ऐसा रिएक्शन देते हैं जैसे कि मतलब आप हम कि आपको एआई जो है वो नई टेक्निक, आप कितना दिन से भागोगे। कंप्यूटर जो शुरू में आया था ना, तो उसके भी वो विरोध निकला था, कहा गया था कि मतलब वो क्या ही कर देगा, बेरोजगारी आएगी, ये होगा वो होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और उन्नति ही आई। तो वही है एआई। एआई आपका आप पीछे आपकी आंख बंद कर लेने से कोई टेक्निक पीछे नहीं हो जाएगी। वो आज की डिमांड है, वो आएगी ही आएगी। आप हर चीज में उसका यूज होना शुरू करेगा, आप कितना दिन से भाग लोगे। मैंने कुछ ग्रुप में देखा कि एआई से डिजिटल पोस्ट नहीं होगी और ऐसा होगा वैसा होगा, तो मुझे बहुत हंसी आती है कि आप किस चीज से भाग रहे हो। एआई का कवर में भी मैंने भी उस पर कुछ काम किया है। उसका आउटपुट जो आता है, अब डिपेंड करता है कि आप उसको क्या इंस्ट्रक्शन देते हो। तो उसको आउटपुट जो आता है, जिसे आप बता रहे थे, जो अभी अनुपम सर का जैसा आर्ट वाला कुछ कुछ आ रहा है, तो उस पर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसा देते हो। तो उसका रिजल्ट मुझे एज ए रीडर, एज ए मुझे कंज्यूमर, मुझे रिजल्ट चाहिए। अब वो बंदा आदमी करके दे या कंप्यूटर करके दे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि वो अलग प्राइस में कुछ फर्क पड़ जाएगा, कि अगर कोई ह्यूमन बीइंग कर रहा है तो मुझे सस्ता पड़ेगा, एआई करेगा तो महंगा पड़ेगा, या वाइस वर्सा, एआई वाला सस्ता है या ह्यूमन, मुझे तो सेम प्राइस चुकाना है। जो हम लोग का वो जो एक पब्लिशर थे, जो हम लोग का इशू हुआ था, जो उन्होंने कॉमिक्स फ्री बोली थी, याद है आपको? वो वो एक जो था, एक वो वाला जो आना था, तो उन्होंने पहले तो क्या था कि पूरा एआई से जनरेटेड होगा उसका पिक्चर, बाद में उन्होंने वही पुराना आर्ट से चिपका दिया। तो आप एआई को आप अछूत तो मान के आप नहीं, आपके 2026 से आप नहीं निकाल सकते हैं। और अगर निकलते हैं तो आप अपने आप को पीछे कर, ठीक है, मुझे लगता है आर्टिस्ट के साथ थोड़ी सी नाइंसाफी है, लेकिन आप देखो कि आर्टिस्ट अब बचे कितने हैं, और उनका आर्ट की वैल्यू आज भी वही है जो कल थी। अनुपम सर कितना भी एआई आ जाएगा ना, उनकी आर्ट की वैल्यू कम नहीं होने वाली। वो आज भी नई कॉमिक्स लाएंगे, आपका उतना ही बिकेगा, उतना ही उसकी डिमांड होगी। प्लस कंटेंट पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि एआई के होने से अब अनुपम सर का कोई पूछेगा नहीं, या मनु सर या कदम स्टूडियो की कोई बात नहीं करेगा। वो आज भी लीजेंड है, वो आज भी उनका वर्क, नया वर्क
वो आज भी उसकी वैल्यू होगी। तो एआई के कवर से लोगों को मैं कुछ देखा, कुछ रिएक्शन की उस पे ऐसा था कि जैसा कि पुराना को डिस्ट्रॉय किया गया, ऐसा कुछ नहीं है। पुराना की वैल्यू अलग है, उसको तो एक नया एक उसका एडिशन दिया है कि आप जो नया वेरिएंट कवर जो हम लोग को देखते थे कि ऐसा भी कवर हो सकता है या हो सकता था, बस और कुछ बात नहीं है। तो एआई अछूत नहीं है जिस तरह से लोग उसको रिएक्शन दे रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा दकियानुसी लगता है। आर्टिस्ट के साथ थोड़ी सी ना ये है कि उनको उतना शायद वैल्यू ना मिले, लेकिन अगर वो अच्छा काम करते हैं तो अच्छे काम की वैल्यू हर जगह है। आप कुछ कॉमिक्स उठा के आप देख लो ना, मनोज की या फिर तुलसी की या आरसी की, खुद इतना घटिया आर्ट उसमें आपको दिखेगा, जो अगर वो सुपर हीरो का नहीं रहता। ध्रुव की भी कुछ कॉमिक्स में आपका नाम गिना दूंगा, जो है ध्रुविश्य और इधर का कुछ का, उसकी आर्ट का कोई लेवल नहीं है, मतलब ध्रुव को तो मैच नहीं करता है। अनुपम सर का आर्ट नहीं था उसमें, किसी और का ही आर्टिस्ट का था। लेकिन क्या वो डिजर्व करता था वैसा? मुझे नहीं लगता। अगर उसमें अगर जगह एआई का आर्ट यूज किया जाता तो क्या ही दिक्कत थी? तो वो दिक्कत है कि आप आर्टिस्ट किया है तो आर्टिस्ट की वैल्यू हमेशा रहेगी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, है ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो एआई की बात करते हैं पहली बात, तो एक्चुअली जो नए बच्चे ना, मैं बात करता हूँ कई बच्चों से, उनको क्या लगता है सब चेंज हो जाएगा, सब बदल जाएगा, जॉब खत्म हो जाएगी। मैंने तो पूरी जिंदगी में बहुत कुछ देखा, आपने तो मुझसे ज्यादा देखा है, हम सब ने देखा। कैसेट प्लेयर्स, सीडी प्लेयर्स, डीवीडी प्लेयर्स, पेन ड्राइव्स, गूगल ड्राइव सब देखे, नेटफ्लिक्स वगैरह सब, कंप्यूटर, कैलकुलेटर, पता नहीं क्या क्या देखा, स्मार्टफोन्स हमने देखे हैं। पहले लोग बोल रहे थे कि एक बार आ गया ना कुछ कैसेट वगैरह तो बुक्स खत्म हो जाएंगी। आप आप जाके देखो एयरपोर्ट। हाँ, पॉइंट मैं जोड़ूंगा इसमें। अभी जो हम आप बात कर रहे थे, याद है पहले वो ब्लैक सा काला काला जो आता था रिकॉर्ड, टेप में जो घूमता था उसमें वो तवे साउंड। से कुछ नाम ग्रामोफोन नाम होता था, ग्रामोफोन था कि वो तवे की तरह घूमती थी, बड़ी सी डिस्क होती थी और गाना बजता था उसमें। मैंने वो देखा था तुम्बाड़ फिल्म में, शायद देखा था मैंने। वो रिकॉर्ड उसको कहलाता था, जो बचता था वो रिकॉर्ड। आपको मालूम है वो 2026 में दोबारा वापस आ गया है। और उसका एक कैसेट की प्राइस होती है वो 2700 से 5000 तक के बीच में होती है। और वो इतना बिक रहा है वो, उसके जो साउंड क्वालिटी, जो कि आज आपके मोबाइल में आप कौन सा गाना यूज नहीं कर सकते हैं, फिर वो क्यों बिक रहा है? और ऐसा बिक रहा है कि आते के साथ बुक हो जा रहा है। मुझे शोले का जो मैंने मंगाया, मालूम है आपको, वो 12,000 का पड़ा था वो। और उसमें वो पांच पांच इसका सेट था, वो 3 या 5 का सेट है। वो उन्होंने पोस्टर वोस्टर भी दिया है, बुक एक बहुत बड़ी मोटी सी बुक दी है, शोले से रिलेटेड है। तो वो पूरा पैकेज है वो उसका, तो वो 12,000 का पड़ा है वो। तो वो रिकॉर्ड जो है वो आप दोबारा से पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में आया है वो, क्योंकि उसकी अब कहा जा रहा है कि उसकी साउंड क्वालिटी थी वो सबसे बेटर, डिजिटल से भी बेटर उसकी साउंड क्वालिटी को माना गया है। वो अब वापस आ गया। तो आप कह रहे हो ना कि टेक्निक हमेशा आएगी, जो भी आएगी, लेकिन जो आपका पुराना प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू है वो रिवर्स करेगा। आज 2026 में अगर अगर 23 में 24 में कोई कहता ना कि रिकॉर्ड वापस आने वाला है तो कोई यकीन नहीं करता। और आज 26 की बात बता रहा हूँ कि आप इसका गूगल में, आप अमेजोन पे सर्च कर लो, तो सबसे सस्ता भी जो रिकॉर्ड होगा ना, चाहे मोहरा साजन जिसी भी फिल्म का, वो 2700 से शुरू होगा। और ऊपर से आप चले जाओ तो 5,000 6,000 उसका वैल्यू बढ़ती जाएगी। मुझे लगता है कि शायद दिलवाले दुल्हनिया का डबल डिस्क या कुछ ऐसा आया है, उसकी प्राइस ही शायद 5,000 रुपए है अभी की, 2026 की मैं बता रहा हूँ। तो क्यों, जबकि आपके पास मोबाइल में आपका हर गाना मौजूद है, क्यों वो वापस आया? तो अगर आपका क्वालिटी प्रोडक्ट है ना, तो आपको कंपटीशन से डरना नहीं चाहिए, वो आएगा ही, आपकी वैल्यू रहेगी। दिक्कत क्या होती है कि जब आप टैलेंटेड नहीं है, आपको अपना काम नहीं पता है, तब आपको कंपटीशन से आप डर जाते हैं कि मैं बेरोजगार हूं। लेकिन अगर आपको अपना काम आता है, आपको उस पर फेथ है, तो आप, मैंने अभी भी कहा कि अगर अनुपम सर आज भी नहीं कॉमिक्स लाते हैं, उसकी वही डिमांड होगी, चाहे कितना भी एआई आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर। इसलिए बताइए अपना ठीक। हाँ मैं ये बोला था कि पहला तो देखो, चलो अनुपम जी की बात चली, तो जो डेजलिंग यूनिवर्स ध्रुव उन्होंने निकाली। अब मनोज जी या अनुपम जी से गलती क्या हो जाती है, या लोग क्या मान लेते हैं, मतलब जो इंसान पोलाइट होता है या ज्यादा अवेलेबल होता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, ये ट्रिक्स होती है। उन्होंने डेजलिंग यूनिवर्स ध्रुव की बुक्स निकाली 1 2 3 और एक इंग्लिश में निकाली थी 4।
लोग उसको कभी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बोले पहले वाला चार्म नहीं रहा। अब उन्होंने ग्रैंड मास्टर को होल्ड कर दी 1-2 साल के लिए, अब सब बोल रहे हैं कि कब आएंगे। उस पर देखा ना कितने लोगों ने पॉडकास्ट बना लिए। तो वही होता है तो वही होता है, संजय गुप्ता जी का पहले क्या करते थे, वो चार्म बना के रखते थे कि भी आउट ऑफ स्टॉक होगा। एक तो ये चीज तो एक तो ये चीज है, ये तो आएगी आएगी। दूसरी एआई की बात कर, तो जैसे कि बात तो जैसे कि बात हुई ना कि तानसेन पहले गाना गाते थे, तो तानसेन जब अकबर के दरबार में, सॉरी मैं हिस्ट्री अच्छी नहीं मेरी, क्या पता अकबर के दरबार में थे कि नहीं, पर जब भी वो करते थे तो वो मेघ मल्हार गाते थे या दीपक राग गाते थे, जो सुना है मैंने कि भाई बादल भी गरज जाते थे या दिए जल जाते थे या कुछ तो होता हो। तो उसमें जो उनकी वोकल कोर्ड्स की जो वाइब्रेशन वगैरह है वो सब कुछ है। अब आपने क्या करा, हम उसको सुन नहीं सकते थे क्योंकि वो प्रिविलेज केवल महाराज को अवेलेबल था या राजा महाराजा को, जो उस समय सुल्तान वगैरह। आज हम उसकी एक कॉपी को टेस्ट कर सकते हैं, सोचा कि आपके मोबाइल में आ गई है या कैसेट्स वगैरह है, तो ये कॉपीज बनाने के तरीके हैं। तो डेफिनेटली लोग खरीद रहे हैं, तो कोई 1 रुपए भी किसी लेके देखो आप, तो लिया तो कुछ कारण होगा। दूसरी कोई भी टेक्निक किसी चीज को रिप्लेस इसलिए नहीं कर सकती। अभी मैंने हाल ही में देखा एलपीजी सिलेंडर की किल्लत हुई और हम यहाँ पे एआई में एडवांस कर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि मार्च से चले जाएंगे। अरे भाई एलपीजी सिलेंडर तो ऐसे नहीं बना पाओगे, घर में प्लम्बिंग की प्रॉब्लम है वो एआई सोल्व नहीं कर पाओगे। आरओ वाटर फिल्टर प्रॉपर एक मशीन से ही होगा। डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, स्किल्ड पीपल हैं। आप जो ग्राउंड लेवल पे, मैं एज ए प्रिंसिपल काम करता हूँ, तो मैं ग्राउंड लेवल पे मेरा काम है प्रॉब्लम सॉल्व करना बच्चों के लिए, अपने घर के। ये समझ लो कि हाउस वाइफ वाला काम कर रहा हूँ, घर के दादाजी वाला काम करता हूँ कि घर में क्या क्या मरम्मत होगी स्कूल में। तो मुझे समझ में आता है, सबको डरने की कोई बात नहीं। कॉमिक्स है उसकी जब स्मार्टफोन्स आए, 1.5 लाख रुपए के फोन ले रहे हैं लोग, हजारों रुपए के डाटा कार्ड ले रहे हैं, इंटरनेट ले रहे हैं। कहीं की कॉमिक कहीं पीडीएफ बन के पहुंच जाती है, तो भी कॉमिक्स बड़ी है, बिकनी कम नहीं है। जैसे कि मान लो कि पहले अगर बिल्कुल भी पायरेसी ना होती और 5 लोग खरीदते, पायरेसी होने के बाद अगर 500 लोग खरीदते, डेफिनेटली पायरेसी ना होती तो 550 खरीदते, लेकिन वो माहौल भी तो उसी ने बनाया। फिर वो एक अलग डिबेटेबल चीज आती है, पर कहने का मतलब है कि कोई भी चीज किसी चीज को रिप्लेस नहीं कर सकती है, बस उसमें एड ऑन कर सकती है। जैसे झुमका आ गया तो बोले कि अब तो लोगों के कान खत्म हो जाएंगे, नहीं होंगे। जिस इंसान के कान है और झुमका नहीं है, लड़कियों की बात कर लेते हैं, पार्टी में हो सकता है वो उतनी आकर्षक ना लगे कुछ लोगों को। जो लड़की अच्छा सा झुमका पहन के आएगी वो आकर्षक लगेगी, जो और महंगा पहनेगी, जो सोने का पहन के आ जाएगी डायमंड वाला, वो थोड़ी और आकर्षक लगेगी। इतना हो सकता है। झुमका कान को थोड़ा ना रिप्लेस कर देगा। इतनी सी बात हो, अनुपम सिन्हा जी बनाएंगे। मैं भी कहीं जैसे आपने बताया, एक बार हमने कोराम का मैंने कुछ पोस्टर बनाने की कोशिश की थी, हमको कोई पब्लिशर ने हेल्प बोला था कि हमने ट्राई किया था। जब एआई आया तो हमने उसको कलर करने की कोशिश की, कितना सुंदर लग रहा था वो। आपको याद है अपने जब तो एटलीस्ट वो हमने जो पुराना ब्लैक एंड व्हाइट पे काम किया वो कलर देखने का मौका मिला। प्रेम गुणावत जी, जिन्होंने बाकीलाल के काफी कवर बनाए थे बेदी साहब के बाद। इवन बेदी साहब के टाइम पे भी कई बार कवर प्रेम गुणावत जी के आते थे और काम बेदी जी का होता था। और अभी कुछ कलेक्टेड एडिशन में प्रेम जी ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, खुद वो बोल रहे हैं। उन्होंने कुछ ब्लैक एंड व्हाइट पे काम कर रखे गमराज वगैरह, उसको वो एआई की हेल्प से कलर करता है, उनको अच्छा लगता है। इवन वो अपने पुरानी बुक सेल भी करते हैं। कई लोग पुरानी बुक को महंगी सेल करने को भी थोड़ा सा गलत नजर से देख लेते। मतलब हम दोनों एक अलग एस्पेक्ट है इंसान का। वो आर्टिस्ट है, प्रॉपर उन्होंने बुक्स बेची। उन्होंने बोला कि पुराने वाली नागराज की बुक मेरी बेचनी, उनको पैसे जरूरत होगी, उनको अपना कलेक्शन रिवाइज करना होगा, वो जाने। वो एक आर्टिस्ट है, वो आर्ट भी बनाते हैं। और उसकी जो पुरानी आर्ट है, जिनको अभी कोई किसी ने कोई बात नहीं हो रही, उनको उन्होंने एआई से कलर भी कर लिया। उन्होंने अपनी कुछ पुरानी बुक्स भी भेज दी, तो उसमें बुराई क्या है। और आंखें बंद करने से सिर्फ कबूतर अगर बिल्ली के आने पर आंखें बंद कर लेगा और उसको लगता है कि बिल्ली अगर मुझे खाएगी नहीं, ऐसा कभी होगा नहीं। और कंप्यूटर है, स्मार्टफोन्स है, प्रिंटर से इन्होंने हमारा काम आसान ही करा है। आज जियो ना होता, स्मार्टफोन नहीं होता, मैं अपने घर से 2000 किलोमीटर दूर बैठा हूँ, मैं अपने बच्ची को रियल टाइम में उससे बात कर पा रहा हूँ। जब भी हम कहीं जाते आते हम उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को रियल टाइम में इंश्योर कर पाते हैं। नहीं पहले धड़कन लगी रहती थी यार, 2 दिन हो गए ट्रैवलिंग करते हुए, पता नहीं क्या हुआ होगा। बंदा सामने पहुंचेगा तो पहुंचेगा, जब उसे चिट्ठी आएगी तो आएगी। तो टेक्निक का फायदा ही हुआ है। और रही बात मिस यूज की, कि रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, गलत डायरेक्शन जा रहे हैं, ऐसा हमेशा ही हुआ, कब नहीं हुआ। हर काल में ऐसा हुआ है। एक टाइम पे स्क्रीन टाइम खराब नहीं हुआ था, आपका पोस्टर खराब नहीं हुआ था, लेकिन आपको लोग काट डालते थे युद्ध में। तो हर चीज हमेशा ही होती है। फिल्मों ने हमेशा लोगों को बिगाड़ा भी है, सुधारा भी है, आप पे डिपेंड करता है, आपके सेंस। और एक आप जो पता था पेशेंस वाला, उसमें ऐड करूंगा, जो नई जनरेशन का पेशेंस का हम दोनों ने बात कर ली चीजों के ऊपर। लेकिन मैं ये कराऊंगी, और हर कंटेंट का फर्क भी पड़ता है। सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स में उसके मोरल्स हाई होते थे, लड़कियों पे वो हाथ नहीं उठाता है, कुछ उसके मोरल्स हैं। लोग कहते हैं कंटेंट का फर्क नहीं पड़ता, मैं कहता हूँ इतना वायलेंस वगैरह प्रोसेस आ रहा है। अभी आप न्यूज़पेपर और टीवी उठा के देख लें, ऐसी शर्मनाक चीजें हैं, मतलब अनबिलीवेबल चीजें हो रही है। क्यों हो रही है? छोटे छोटे बच्चे, 16-16 साल के लड़के, 18-18 साल के लड़के बहुत गंदा जो क्राइम में इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्योंकि डेफिनेटली जो इतना वायलेंस आ रहा है ना वेब सीरीज वगैरह में,
बहुत ज्यादा वायलेंस आ रहा है, मतलब इवन कमर्शियल जो पॉलिश्ड फिल्में हैं उनमें भी हमको वायलेंस चाहिए, या तो पॉलिश्ड वायलेंस चाहिए या रॉ वायलेंस चाहिए। तो मेरे तो बहुत मतलब जो क्राइम है, जो लोगों का पेशेंस लेवल खराब हुआ है, मतलब हमारा कंटेंट में भी मोरल पहले के जो थे ना, मतलब जैसे शाहरुख खान काफी पॉलिश लगते थे, क्लीन शेव वगैरह लगते थे, तो उस टाइम के जो हमारे जो लोग मिलते थे बाहर, कितने वेल ड्रेस्ड और अच्छे क्लीन शेव वगैरह मिलते थे नहीं उस अभी टाइम। कैलाश मैं बात करूंगा कि अभी जो सबसे हाईएस्ट ग्रोसर्स मूवी आप देखोगे ना सक्सेसफुल हुई है, एनिमल्स हुई है, अभी धुरंधर की दोनों पार्ट आई, वो फिल्म मुझे लगता है कि आप ओवर है, मतलब कि आप जिस तरह से आप दिखा सकते हैं, पहले भी एक्शन फिल्म पहले भी बनी है, ब्रूटल्स भी बनी है, लेकिन इस लेवल का वायलेंस जो जो पब्लिक आज उसको पसंद कर रही है, उसको एंजॉय कर रही है, आपको क्या लगता है कि बहुत वो रामायण का वो राम बने घूमेंगी? उसके दिमाग में जो चीज बना हुआ है कि ऐसा हो सकता है, हीरो ऐसा कर सकता है, तो हम क्यों नहीं? तो वो जब लेवल अपने बैलेंस करेगा, वो किस लेवल तक जाएगा वो? तो आप यही समझो ना उस चीज को। अरे मैं तो जब है ना, मैं तो जब है ना, वायलेंस ये की तो बात होगी, चलो मैं वायलेंस तो की एक बात होगी, मैं तो एज ए प्रिंसिपल प्रिंसिपल देखा ना, मैं बच्चों को देखता मेरे हूँ, को इतना मेरे चिंता को होती है ना, इतना चिंता होती है ना, बताऊँ, वो मिमिक करने, मैं खुद मिमिक करता था, मैं क्या बताऊँ। मैं शाहरुख खान को, अमिताभ बच्चन को, कुछ कुछ शाहिद कपूर को अपन थोड़ा सा मिमिक करने की कोशिश तो करते थे, ठीक है, ड्रेसअप में या बिहेवियर में या लैंग्वेज में। तो अभी चलो धुरंधर और अगर अपन एनिमल की चलो बात निकल गई तो ऐसे ही बोल देता हूँ, खाली एनिमल में दो बातों में मुझे आपत्ति लगी है, तो वायलेंस तो है ही, एक लेडीज का डिसरिस्पेक्ट, चाहे किसी भी लेवल पे। धुरंधर में चलो जो है वो भी वायलेंट तो है, इसमें डाउट नहीं, लेकिन एक तो कम से कम जो भी है अच्छा बुरा पॉइंट ये लगा कि कम से कम जो कैरेक्टर था उसने कहीं पे लेडीज ही डिसरिस्पेक्ट नहीं दिखी। मेरे को वो इतना इतना मेरे को हार्ड टच किया ना, मतलब जैसे अगर आपने मूवी में भी आपने देखी हो दोनों, तो मान लो क्लब में कोई लड़की नाच रही है, ठीक है, हीरो है जो भी कैरेक्टर है वो उधर जा भी रहा, तो एक वेटर ने भी उसको, वेटर नहीं बोलूंगा, कोई स्टाफ वाला है होटल का, उनका कुछ रूल्स होते हैं कि भाई कपल ही डांस कर सकते हैं, आप अकेले नहीं आ सकते, उसने केवल हाथ भी ऐसा करा तो वो वहीं रुक गया, मतलब मैंने उसको देखा कि वो जो किसी भी जगह का स्टाफ है उसकी कैसे रेस्पेक्ट करते हैं, लेडीज की कैसे रेस्पेक्ट करते हैं ड्यूरिंग वायलेंस, मतलब किसी भी बच्चे या लेडी को उसने इंजर नहीं किया, मतलब वो तो स्टोरी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो छोड़ो, लेकिन मतलब लेकिन फिर भी बहुत वायलेंस, मतलब लेकिन वो इतना सा पॉइंट भी मेरे को बड़ा अच्छा लग गया, मतलब इतनी जो वायलेंस और जो मैंने देखी उसमें मेरे को एक बात नजर आई ना, मुझे इसने लेडीज में क्या रिस्पेक्ट किया, जैसे किसी मैं मेरे को वो सीन इतना टचिंग लगा ना, जब वो कहीं क्लब या कुछ था, कोई सीन था, वो सिर्फ वो कर रहा था ऐसे, बहुत ही अच्छे से वो कर रहा था, किसी स्टाफ ने उसको रोका, कोई रूल की वजह से, जो भी उनका रूल होगा पर्सनल उनका मामला है, वो वहीं रुके और पीछे, मतलब इसको बोलते हैं किसी की रेस्पेक्ट करना, ये चीज लर्न करने की कोशिश, लेकिन हाँ वायलेंस ना बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, और केवल दो मूवी की बात नहीं हो रही है, हर तीसरी मूवी में वायलेंस वायलेंस वायलेंस, और इसका ना डेफिनेटली नई जनरेशन पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है, तो पहले से इम्पेशेंट है, जब उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है, और सबसे बुरी बात जो ह्यूमन सोसाइटी में हो सकती है कि किसी दूसरे इंसान से कोई एक्सपेक्टेशन हो, वो आपकी मदर हो सकती है, आपका ब्रदर हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, एक मूवी आई थी, वाइफ हो सकता बाकी का कोई सिक्वल था, 3 या 4 जो भी होगा, तो उसका मैंने फिल्म नहीं देखी, 4 है जो भी, तो उसका जो ट्रेलर मैंने देखा, वो मुझे लगा कि क्या है, मतलब आप किसी कसाई से भी इसी उम्मीद नहीं रखोगे जितना खून उस पूरे ट्रेलर में दिखा रहा था, बस सब कोई एक दूसरे को मार ही रहा था उसमें, आप बस खून ही बह रहा था। तो आप मुझे वो बड़ा मतलब डिस्टर्बिंग लगता है कि आप मतलब क्या, मुझे याद है एक हॉलीवुड की मूवी है, हॉस्टल सीरीज है, तो मतलब बिना आंख बंद किए आप उस मूवी को नहीं देख सकते हो, तो मतलब ऐसे मूवी एडल्ट है, लेकिन उसमें जो जो बैलेंस है जिस तरह का, वो मतलब उसकी अगर थीम पकड़ो तो, अगर जो अभी एब्स्टीन फाइल वाला जो मैटर है ना, तो उससे बहुत कुछ मिलता जुलता उसका थीम है, कि आप उसमें किसी को भी ह्यूमन को खरीदते हैं और उसको अपने मन मुताबिक उस पर टॉर्चर करवाते हैं, चाहे उसका फेस निकलवाना हो, चाहे उसको किसी भी तरह मारना हो, मतलब आप अपने हिसाब से उसको मार सकते हैं, उसका पूरा वो आप लाइव कर सकते हैं। तो वो जिस तरह से दिखाया गया है, आप बिना आंख बंद किए उस मूवी को देख नहीं सकते हो। 3 पार्ट में वो मूवी आई, तो उस टाइम वो हॉलीवुड का समझ में आता, वो भी शायद उसकी हॉस्टल जो 2 थी वो, तो बहुत बहुत की कंट्रीज में उसको अलाउ ही नहीं हुआ, वो रिलीज ही नहीं की गई थी वहाँ। 1 और 3 को शायद ये हुआ, 3 शायद शायद ऑनलाइन आई थी, 3 को भी हॉल में नहीं मिला था। तो इस टाइप इतनी ब्रूटल फिल्म थी वो हॉस्टल, मतलब हॉरर भूत नहीं है उसमें, लेकिन आप उस फिल्म को देखना मुश्किल हो जाता है, इतनी डिस्टर्बिंग मूवी है वो। तो वो हम लोग वहां से समझ में आता है कि वहाँ की एक चॉइस है, वहाँ का एक है, लेकिन इंडियन कल्चर में जिस तरह का वो चीज डाली जा रही है, तो मुझे लग रहा है कि वो सही नहीं, जो हम लोग का एक बचपना में जो फिल्म एक भोलापन था, चाहे वो कॉमिक्स के थ्रू हो या छोटी मोटी कहानी के थ्रू हो, जो हम लोग का कंटेंट होता था, जो टीवी सीरियल्स होते थे, इवन कोई फॉरेन
चैनल्स नहीं थे, जो दूरदर्शन पे जो चैनल आते थे उसपे भी जो शोज होते थे वो कितने क्लीन थे, कितने उसमें मॉरल वैल्यू बताई जाती थी। तो हम लोगों का अब अपब्रिंगिंग वहां से देकर हुई ये चीज। अभी का जो अब सबके हाथ में सब कुछ है तो वो खतरनाक हो गया है। तो उससे हम लोग इस पर हम लोग कभी और भी बात कर सकते हैं। आज मुझे काफी देर हो गया है, 9-10 टाइम हो रहा है। हाँ पर इसमें मैं इतना हाँ से पर ऐड इसमें मैं करूंगा इतना से ऐड करूंगा खाली है ना कि करूंगा सिर्फ इतना ऐड करूंगा कि आप कि हिंदुस्तान में आप बहुत भूल हिंदुस्तान जाओ में जो आप बहुत सही भूल बोल रहे जाओ हो। जो आप सही क्या बोल रहे बता रहा हूँ हो। क्या धुरंधर बता रहा हूँ, धुरंधर मैं बता रहा हूँ, मैं धुरंधर 2 देखने गया था। मैं ऑनेस्टली हॉल पे देखने गया था, मेरे मित्र मुझे लेके गए। यहाँ पर मतलब यहाँ पर मतलब हॉल मुझे 3 साल हो गए हॉल में रहते मैं 2 ही बार हैं। हॉल में मैं 2 ही बार गया। गया। कांतारा एक फिल्म बार देखी, कांतारा फिल्म देखनी, दूसरी बार धुरंधर 2। दूसरी बार धुरंधर 2। इतना डिसअपॉइंट हुआ। लेडीज छोटे छोटे बच्चों को, एक तो गोदी में है ऐसे और छोटी और लड़की छोटी लड़की है, ये उनको लेके बैठी हुई है। क्यों 18 साल से कुछ जगह ये बात उठाई गई है कि जब टिकट तो 18 इयर्स प्लस में की फिल्म है वो, तो बच्चों को कैसे उसमें एंट्री मिल रही है। यहाँ भी पटना में भी इस मामले में ये हुआ, जो नोटिस आया है कुछ थिएटर्स में कि आप क्यों अलाउ कर रहे हैं बच्चों को, जबकि 18 प्लस मूवी है वो। 18 प्लस मतलब ये नहीं कि सिर्फ सेक्स की का सीन होगा, और जो ब्रूटल वायलेंस है वो भी उसमें जाएगा, उसको भी आपको रोकना है बच्चों को दिखाने। लेकिन एकदम सभी हॉल्स में लगता है ए सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू ही नहीं, कि सभी में उसको एंट्री दे दी गई। तो ना तो ना हिंदुस्तान में हिंदुस्तान में ना ना आपको आपको कुछ कुछ फिल्टर्स लगाने जैसे कि पड़ेंगे। जैसे कि एक तो मैंने जो एग्जांपल दे दिया, और मैं तो प्रिंसिपल के रूप में सोचता हूँ, मैं 12th क्लास के बच्चों को भी अलाउ नहीं करूँ। मैंने कहा ये हो क्या रहा है। अच्छा, एक लेडी 5 मिनट चली गई 5 मिनट चली गई, मैंने कहा यार कितने समझदार है, 2 बच्चों को लेके चली गई, पता लगा वापस आ गई, वॉशरूम गई। मतलब मैं इतना मतलब आप सोचो ना, मतलब आप बच्चों के साथ कैसे दे सकते हो। और उसमें जो गालियां, मतलब गालियां होती हैं मैं मानता हूं, लेकिन एक लेकिन एक सीमा होती है कोई चीज। आप मैं